नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में चैप्टर 11 यानी भारत की भाषाओं पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही मुझे लगता है दिलचस्प विषय है। भाषाओं का सफर, मतलब किसी समाज के सफर की कहानी। हाँ, बिल्कुल। और जब हम कहते हैं भारत की भाषाएं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम भारत की सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली यानी इंडो आर्यन ग्रुप के सफर पर जरा गहराई से नजर डालेंगे। देखेंगे कि वेदों की संस्कृत से लेकर आज हम जो हिंदी, बंगाली या मराठी बोलते हैं वहां तक का ये इवोल्यूशन, ये सफर कैसे हुआ। ये सही रहेगा, क्योंकि भारत की लगभग कह सकते हैं 3/4 आबादी इसी परिवार की भाषाएं बोलती है। अच्छा। लेकिन हाँ, इस सफर को शुरू करने से पहले 3 शब्दों का फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज फैमिली और डायलेक्ट। राइट। लैंग्वेज तो हम सब समझते हैं, कम्युनिकेशन का एक पूरा सिस्टम। लेकिन लैंग्वेज फैमिली और डायलेक्ट में क्या फर्क है, ये जानना जरूरी है। तो लैंग्वेज फैमिली मतलब? लैंग्वेज फैमिली एक कह सकते हैं एक बड़े पेड़ की तरह, जिसकी एक ही जड़ होती है, एक कॉमन एंसेस्टर लैंग्वेज। जैसे इंडो आर्यन एक फैमिली है जिसकी जड़ें और पुरानी इंडो यूरोपियन फैमिली में है। एग्जैक्टली। और इसी फैमिली से संस्कृत, हिंदी, गुजराती, पंजाबी जैसी कई शाखाएं निकली। और डायलेक्ट यानी बोली? तो जैसे हम कहते हैं कि कोई खड़ी बोली बोल रहा है और कोई अवधी, ये दोनों हिंदी के ही अलग अलग लोकल फॉर्म्स हुए हैं ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डायलेक्ट एक ही भाषा के रीजनल वेरिएशंस होते हैं, ग्रामर और ज्यादातर शब्द सेम होते हैं, बस लहजा और कुछ लोकल शब्द बदल जाते हैं। समझ गया। ये बेसिक क्लैरिटी हमें आज की चर्चा में बहुत मदद करेगी। बढ़िया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं लगभग 1500 बीसी से ओल्ड इंडो आर्यन दौर से, जहां हमें संस्कृत मिलती है। ये वो दौर था जब वेदों की रचना हुई। उस समय की जो संस्कृत थी उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। अच्छा। ये उस जमाने की बोलचाल की भाषा थी, लेकिन साथ ही बहुत काव्यात्मक भी थी, पोएटिक थी। लेकिन फिर संस्कृत का एक और रूप सामने आया जिसे हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। और यहाँ मुझे लगता है पाणिनि का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पाणिनि ने 400 बीसी में अष्टाध्यायी लिखकर एक तरह से क्रांति ही कर दी। अष्टाध्यायी? हाँ। उन्होंने संस्कृत को ग्रामर के इतने सटीक नियमों में बांध दिया कि वो भाषा अगले 2500 साल तक, आप सोचिए, लगभग वैसी की वैसी ही बनी रही। मतलब पाणिनि ने एक तरह से भाषा को कॉडिफाई कर दिया था, उसे एक परफेक्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर दे दिया ताकि उसमें कोई बदलाव ना आए। बिल्कुल यही बात है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। पाणिनि ने संस्कृत को जो ये रूल बेस्ड स्ट्रक्चर दिया, वो उसकी ताकत भी थी और एक तरह से उसकी सीमा भी। अच्छा, वो कैसे? उसने भाषा को हजारों साल तक स्थिर रखा, ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का एक बेहतरीन माध्यम बनाया। लेकिन इसी वजह से वो आम लोगों से, जो नियमों की परवाह किए बिना भाषा बोलते थे, धीरे धीरे दूर होती गई। अच्छा, तो ये जो एक खाली जगह बनी, एक लिंग्विस्टिक वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए फिर आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत ज्यादा चलन में आई। एकदम सही। इसी लिंग्विस्टिक वैक्यूम को प्राकृत ने भरा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पर संस्कृत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ धर्म की भाषा नहीं रही। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। हम बौद्ध धर्म को सीधे सीधे पाली से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन सोर्स तो ये बता रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के बड़े बड़े ग्रंथ जैसे ललित विस्तर और अश्वघोष की बुद्ध चरित, वो संस्कृत में थे। ये तो आम धारणा के बिल्कुल उलट है। ये तो सच में सरप्राइजिंग है। हाँ, और सिर्फ महायान ही क्यों, हीनयान स्कूल का महावस्तु भी संस्कृत में है। इससे पता चलता है कि संस्कृत का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक था। और इसका शिखर, इसका पीक हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, जिसे संस्कृत साहित्य का गोल्डन एज भी कहा जाता है। गुप्त काल में ऐसा क्या खास हुआ? सोर्स में रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का जिक्र है, जो संस्कृत के इस्तेमाल का एक शुरुआती सबूत है। तो गुप्त काल में क्या बदला? गुप्त काल में संस्कृत सिर्फ सूचना या धर्म की भाषा नहीं रही, वो प्योर लिटरेचर और कला की भाषा बन गई। कालिदास जैसे कवियों ने महाकाव्य और खंडकाव्य लिखे। मतलब भाषा में अब अलंकार, रस, सौंदर्य, इन चीजों पर जोर दिया जाने लगा। बिल्कुल। ये वो दौर था जब भाषा को तराशा जा रहा था, उसे सजाया जा रहा था। गुप्त काल के नाटकों की एक बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है। सोर्स में बताया गया है कि उनमें जो ऊंचे वर्ण के पुरुष पात्र होते थे वो तो संस्कृत बोलते थे। हाँ।
लेकिन महिलाएं और शूद्र पात्र प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। तो क्या उस दौर का एक आम दर्शक नाटक के सभी संवाद समझ पाता था, या फिर संस्कृत के डायलॉग सिर्फ एलीट ऑडियंस के लिए थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दिखाता है कि भाषा उस समय सोशल हायरार्की को कैसे दर्शाती थी। संस्कृत पावर, नॉलेज और ऊंचे स्टेटस की भाषा थी, जबकि प्राकृत आम जनता की। मतलब एक ही स्टेज पर एक ही नाटक में दो अलग-अलग भाषाएं समाज के स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। बिल्कुल, ये पावर डायनामिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कौन क्या भाषा बोलकर अपनी सामाजिक पहचान बता रहा है। तो भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं थी, बल्कि एक सोशल मार्कर थी। बिल्कुल। खैर, संस्कृत के इस एलीट स्टेटस के बाद अब उन भाषाओं पर आते हैं जो आम लोग बोल रहे थे, यानी मिडिल इंडो आर्यन दौर और प्राकृत भाषाएं। हाँ, ये दौर 6 BC से 1000 AD तक चला। प्राकृत का मतलब ही है नेचुरल या ओरिजिनल। ये वो भाषाएं थीं जो बिना किसी कड़े नियम के ऑर्गेनिकली, स्वाभाविक रूप से विकसित हो रही थीं। और प्राकृत कोई एक भाषा नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई भाषाएं थीं। तो इन प्राकृत भाषाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सोर्स में तो कई नाम हैं, पाली, अर्धमागधी, शौरसेनी, ये सब। इन्हें हम इनके असर, इनके इन्फ्लुएंस के हिसाब से देख सकते हैं। एक तरफ थीं धर्म की भाषाएं, जिन्होंने नए विचारों को पूरे देश में फैलाया। और दूसरी तरफ थीं कला और शासन की भाषाएं, जो नाटकों और राज दरबारों में इस्तेमाल हुई। ठीक है, तो पहले धर्म की भाषाओं की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो पाली का ही आता है। हाँ, पाली मगध और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक इसी में लिखे गए। इसीलिए इसे थेरवाद बौद्ध धर्म की लिंगुआ फ्रैंका यानी संपर्क भाषा माना जाता है। सही, लेकिन सोर्स एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। क्या? कि खुद गौतम बुद्ध शायद पाली में नहीं बल्कि अर्धमागधी में उपदेश देते थे। अच्छा, तो अर्धमागधी की क्या कहानी है? अर्धमागधी उस दौर की शायद सबसे जरूरी प्राकृत थी। ये मगध की दरबारी भाषा थी और जैन धर्म के शुरुआती ग्रंथ भी इसी में लिखे गए। अशोक के शिलालेखों का भी जिक्र है। हाँ, सम्राट अशोक ने अपने ज्यादातर शिलालेख इसी भाषा में लिखवाए ताकि उनका संदेश आम से आम आदमी तक पहुंच सके। वाह, मतलब आज जो करोड़ों लोग पूर्वी भारत में बंगाली, असमिया, उड़िया जैसी भाषाएं बोल रहे हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इस अर्धमागधी में है। बिल्कुल। अब आते हैं कला और शासन की भाषाओं पर। इसमें सबसे अहम है शौरसेनी, जो मथुरा के आसपास के शूरसेन इलाके में बोली जाती थी। और इसका इस्तेमाल नाटकों में होता था। हाँ, मध्यकालीन भारत के नाटकों में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। और पश्चिम और दक्षिण भारत में? वहाँ महाराष्ट्री प्राकृत का दबदबा था। ये सातवाहन वंश की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इसी से आगे चलकर आज की मराठी और कोंकणी भाषाएं निकली। राजा हॉल की गाह कोश जैसी रचनाएं भी इसी में हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग प्राकृत भाषाएं अलग अलग रीजनल आइडेंटिटीज की नींव रख रही थीं। सोर्स में दो और नाम हैं, एलू और पैशाची। पैशाची, ये नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, पैशाची यानी भूतों की भाषा। नाम डरावना है, पर शायद इसका मतलब सिर्फ ये था कि ये भाषा उत्तर पश्चिम के कुछ दूर दराज, शायद पहाड़ी इलाकों में बोली जाती थी, जो उस समय के लोगों को रहस्यमयी लगते थे। अच्छा, तो ये मतलब था। हाँ, गुणाढ़ की बृहत कथा इसी में लिखी गई थी। और एलू यानी एलू वो श्रीलंका की सिंहली भाषा का प्राचीन रूप है। तो ये था प्राकृत भाषाओं का दौर। लेकिन फिर अपभ्रंश का दौर आया। इसका मतलब होता है करप्ट या टूटा फूटा। सुनने में बड़ा नेगेटिव लगता है। नाम पे मत जाइए। ये असल में मिडिल इंडो आर्यन से मॉडर्न इंडो आर्यन भाषाओं के बीच का सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल ट्रांजिशन फेज था। अच्छा, ये वो दौर था जब प्राकृत भाषाएं धीरे धीरे घिस रही थीं और आज की आधुनिक भाषाओं का रूप ले रही थीं। तो ये एक तरह से भाषा का टीनेज फेज था, थोड़ा रिबेलियस, पुराने नियमों को तोड़ता हुआ, कुछ नया बनने की कोशिश में। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही था। शुरू में विद्वानों ने इसे बिगड़ी हुई भाषा कहा, पर यह बिगड़ना ही तो एवोल्यूशन था। ये भाषा धीरे धीरे इतनी विकसित हुई कि ये खुद एक साहित्यिक भाषा बन गई। 7वीं सदी के कवि भामा ने तो काव्य को 3 हिस्सों में बांटा, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। मतलब इसे भी एक लेजिटिमेट लिटरेरी लैंग्वेज का दर्जा मिल गया था। बिल्कुल। जैन विद्वानों ने इसमें खूब साहित्य लिखा, जैसे पुष्पदंत का महापुराण।
ये पुरानी और नई भाषाओं के बीच का ब्रिज था, एक पुल था। और फिर इसी ब्रिज को पार करके हम 1000 एडी के बाद मॉडर्न इंडो आर्यन भाषाओं के दौर में पहुंचते हैं। हाँ, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, ये सब इसी ग्रुप का हिस्सा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में, बिगर पिक्चर में देखें, तो ये पूरा सफर भाषा के एवोल्यूशन की एक शानदार कहानी है। सबसे पहले थी नियमबद्ध, स्ट्रक्चर्ड और एलीट संस्कृत। फिर आई आम लोगों की सहज, नेचुरल और लगातार बदलती हुई प्राकृत। और फिर अपभ्रंश का दौर आया, जो एक तरह से केओस और ट्रांजिशन का फेज था, जहां पुरानी भाषाएं टूट रही थीं और नई बन रही थीं। बिल्कुल। और आखिर में उस ट्रांजिशन से आज की आधुनिक भाषाएं विकसित हुई, जिन्होंने अपनी अपनी रीजनल आइडेंटिटीज को एक आवाज दी। हाँ, और ये दिखाता है कि भाषा कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक लिविंग एंटिटी है, जो समाज के साथ सांस लेती है, बदलती है और समाज को भी बदलती है। हर आक्रमण, हर नए विचार, हर व्यापारिक रास्ते का असर इस पर पड़ता है। तो ये थी इंडो आर्यन भाषा समूह की कहानी। वेदों की संस्कृत से लेकर आज की हिंदी और बंगाली तक का एक अद्भुत सफर। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि कैसे गुप्त काल के नाटकों में संस्कृत और प्राकृत का इस्तेमाल सामाजिक भेदभाव और पावर स्ट्रक्चर दिखाता था। संस्कृत पावर और स्टेटस की भाषा थी और प्राकृत आम जनता की। सही। तो सोचने वाली बात है कि आज के भारत में हम अपनी भाषा का चुनाव कैसे करते हैं। दफ्तर की जरूरी मीटिंग में अंग्रेजी, दोस्तों के साथ हैंगआउट में इंग्लिश और घर पे परिवार के साथ अपनी मातृभाषा। बिल्कुल। तो क्या हमारा ये बर्ताव भी आज के सोशल स्ट्रक्चर्स और पावर डायनामिक्स के बारे में कुछ कहता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हमारी रोजमर्रा की चॉइसेस में ही छिपा है। भाषा आज भी स्टेटस, एस्पिरेशन और आइडेंटिटी का सिंबल है, शायद पहले से भी ज्यादा। खैर, इंडो आर्यन परिवार की इस कहानी के बाद भारत के भाषाई परिदृश्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें द्रविडियन और दूसरी फैमिलीज को भी देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम द्रविड़ भाषा समूह यानी द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ दक्षिण भारत की 4 भाषाओं की कहानी नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी एक कड़ी आज के पाकिस्तान में है, तो दूसरी पूर्वी भारत के जंगलों में। ये हजारों साल के माइग्रेशन और कल्चर की कहानी है जो भाषाओं में छुपी हुई है। सही कहा, और आंकड़े भी यही बताते हैं। भारत की लगभग 25% आबादी, 1/4, हाँ, मतलब हर 4 में से एक भारतीय इस परिवार की कोई ना कोई भाषा बोलता है। ये सिर्फ एक भाषाई समूह नहीं, ये भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस पूरी कहानी का, इस पूरे नक्शे का स्टार्टिंग पॉइंट है एक मूल भाषा जिसे हम प्रोटो द्रविडियन कहते हैं। प्रोटो द्रविडियन। हाँ, इसी एक जड़ से आज की 21 भाषाएं निकली हैं। और इसे समझने में आसानी हो इसलिए एक्सपर्ट्स ने इसे 3 ज्योग्राफिकल जोन्स में बांटा है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी समूह। चलिए, तो फिर इस नक्शे के सबसे ऊपरी हिस्से उत्तरी समूह से शुरू करते हैं। इसमें 3 नाम हैं, ब्राहुई, मोल्टो और कुरुक। पहला ही नाम ब्राहुई सुनने में एकदम अलग लगता है। और ये सिर्फ सुनने में नहीं, अपनी लोकेशन में भी सबसे अलग है। ये भाषा बलूचिस्तान में बोली जाती है। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में? हाँ, जो दक्षिण भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। ये उस भाषाई नक्शे पर एक अकेले द्वीप की तरह है। वाह, ये तो वैसा ही है जैसे यूरोप में हंगेरियन भाषा अपने आसपास की सभी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। क्या ब्राहुई का मामला भी कुछ वैसा ही है, एक लिंग्विस्टिक आइलैंड? बेहतरीन एनालॉजी, बिल्कुल वैसा ही। ये लिंग्विस्टिक माइग्रेशन का एक जीता जागता उदाहरण है, बिल्कुल वैसा जैसा किताबों में पढ़ाया जाता है। मतलब इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी नहीं। सोचिए, एक पूरा समुदाय सदियों पहले वहां जाकर बस गया और आसपास की ईरानी और इंडो आर्यन भाषाओं के समुद्र के बीच भी उन्होंने अपनी भाषा को जिंदा रखा। ये अपने आप में सर्वाइवल की एक जबरदस्त कहानी है। और बाकी 2 भाषाएं, माल्टो और कुरुख, ये तो भारत में ही है, पर क्या ये भी अपनी मुख्य जमीन से, मतलब दक्षिण भारत से दूर हैं? हाँ, ये भी इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देती हैं कि द्रविड़ भाषाएं सिर्फ दक्षिण में हैं। माल्टो आपको बंगाल और ओडिशा के आदिवासी इलाकों में मिलेगी। बंगाल और ओडिशा? हाँ, और कुरुख का दायरा तो और भी बड़ा है, बंगाल, ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश तक। ये भाषाएं छोटे छोटे पॉकेट्स में अपनी जड़ों से बहुत दूर आज भी जिंदा हैं। मतलब
ये भाषाएं हमें भारत के उन प्राचीन पॉपुलेशन मूवमेंट्स की कहानी सुनाती हैं जिनका कोई लिखित इतिहास शायद मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, ये भाषाएं खुद ही चलता फिरता इतिहास है। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा नीचे आते हैं, मध्य समूह की तरफ। ठीक है। यहाँ 11 भाषाएं हैं जिनमें गोंडी, खोंड, कुई और तेलुगु जैसे नाम शामिल हैं। 11 भाषाएं, लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। हम सब ने तेलुगु का नाम सुना है, वो एक बड़ी स्थापित भाषा है, लेकिन गोंडी या खोंड के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ऐसा क्यों? यही तो इस समूह की सबसे दिलचस्प बात है। एक साफ बंटवारा दिखता है। इन 11 में से सिर्फ तेलुगु ही एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज बन पाई, जबकि बाकी आदिवासी भाषाएं बनकर रह गईं। एक मिनट, सिविलाइज्ड लैंग्वेज या सभ्य भाषा, ये शब्द थोड़ा लोडेड लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि बाकी भाषाएं पिछड़ी हुई या अनकल्चर्ड थी? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। यहाँ सिविलाइज्ड शब्द का इस्तेमाल सोशल या मॉरल सेंस में नहीं है। तो फिर ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है। इसका मतलब है एक ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण हुआ, जिसकी अपनी एक फॉर्मल स्क्रिप्ट विकसित हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर साहित्य लिखा गया और जो शिक्षा, प्रशासन और एक बड़े राज्य की भाषा बनी। अच्छा, तो ये भाषा के फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ा है, ना कि उसकी अंदरूनी क्वालिटी या समृद्धि से। एग्जैक्टली। बाकी की 10 भाषाएं जैसे गोंडी अपनी मौखिक परंपराओं में, मतलब ओरल ट्रेडिशंस में, बेहद समृद्ध हैं। उनके लोकगीत, उनकी कहानियां, वो सब मौखिक रूप से चलती आ रही हैं। तेलुगु ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के साथ एक अलग रास्ता अपनाया। कोई भी रास्ता दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है, बस अलग है। ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। अब आते हैं नक्शे के सबसे दक्षिणी हिस्से पर, दक्षिणी समूह। दक्षिणी समूह, इसमें 7 भाषाएं हैं जिनमें कन्नड़, तमिल और मलयालम जैसे बड़े नाम हैं। और ये समूह शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, क्योंकि इसमें दक्षिण भारत की कुछ सबसे प्रमुख और साहित्यिक रूप से समृद्ध भाषाएं शामिल हैं। ये द्रविड़ परिवार का एक तरह से पावर हाउस है। और सोर्स में लिखा है कि तमिल इन सब में सबसे पुरानी है, यहाँ तक कि सबसे शुद्धतम भी। प्योरिस्ट भी। प्योरिस्ट से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि ये बाकी भाषाओं से बेहतर है? नहीं, बेहतर बिल्कुल नहीं। यहाँ प्यूरिस्ट का मतलब है कि इसमें अन्य भाषा परिवारों, खास तौर पर संस्कृत का प्रभाव बाकी बड़ी द्रविड़ भाषाओं की तुलना में काफी कम रहा है। अच्छा। इसने अपनी मूल प्रोटो द्रविडियन सोर्स कोड को ज्यादा मजबूती से सहेज कर रखा है। अगर द्रविड़ भाषाएं एक नदी हैं, तो तमिल उस उद्गम स्थल के सबसे करीब की धारा जैसी है। अब बात और भी रोचक हो जाती है। इन 21 भाषाओं में से 4 सबसे बड़ी और प्रमुख भाषाओं पर फोकस करते हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। इनमें क्या खास है? हर एक की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तेलुगु, जैसा हमने देखा, बोलने वालों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी द्रविड़ भाषा है। सबसे बड़ी? हाँ, और इसके शब्दों के म्यूजिकल एंडिंग के कारण इसे दी इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में इसकी खास जगह है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर तमिल इतनी पुरानी और शुद्ध है, तो फिर तेलुगु बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा क्यों हो गई? क्या कोई राजनीतिक या ऐतिहासिक वजह थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका संबंध साम्राज्यों के विस्तार से है। विजयनगर साम्राज्य जैसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में तेलुगु को बहुत संरक्षण मिला, जिससे उसका प्रभाव और प्रसार बढ़ा। भाषा का फैलना अक्सर राजनीतिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है। अच्छा। वहीं तमिल अपनी प्राचीनता और संगम साहित्य के लिए जानी जाती है, जो लगभग 2000 साल पुराना क्लासिकल लिटरेचर का खजाना है। और कन्नड़? कन्नड़ की भी एक बहुत लंबी और गौरवशाली साहित्यिक परंपरा है। कई प्राचीन शिलालेख कन्नड़ में पाए गए हैं, जो इसकी ऐतिहासिक गहराई को दर्शाते हैं। ये कर्नाटक की मुख्य भाषा है। और आखिर में मलयालम। इसके बारे में कहा जाता है कि यह द्रविड़ समूह के सबसे नई, द यंगेस्ट लैंग्वेज है। हाँ। सबसे नई का क्या मतलब? क्या भाषाएं पैदा होती हैं? एक तरह से हाँ। मलयालम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सदियों पहले ये असल में तमिल की ही एक पश्चिमी बोली थी, एक वेस्टर्न डायलेक्ट। सिर्फ एक बोली? हाँ, लेकिन केरल के भौगोलिक अलगाव और अलग राजनीतिक विकास के कारण ये धीरे धीरे एक अलग भाषा के रूप में विकसित होती गई। इसकी अपनी अलग पहचान, अपनी लिपि और अपना साहित्य बन गया। तो ये भाषा के एवोल्यूशन का एक लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही परिवार के भीतर एक बोली धीरे धीरे अपनी बड़ी बहन से अलग होकर एक पूरी नई भाषा बन सकती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भाषाएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वे जिंदा होती हैं, समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं और नई शाखाएं बनाती हैं। तो हमने देखा कि द्रविड़ भाषाएं
कैसे भारत के अंदर ही उत्तर से दक्षिण और केंद्र तक फैली हुई हैं। लेकिन भारत की कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर हम उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो भाषाओं की एक पूरी अलग दुनिया मिलती है, चीनो तिब्बती समूह। हाँ, और इन भाषाओं का संबंध चीन तिब्बती भाषा परिवार से है और इन्हें बोलने वाले समुदाय ऐतिहासिक रूप से मंगोलॉइड परिवार से जुड़े हैं। ये भाषाएं हिमालय के क्षेत्रों में उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल, असम से लेकर भारत की पूरी उत्तर पूर्वी सीमाओं तक फैली हुई हैं। और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि इन भाषाओं को इंडो आर्यन भाषाओं से भी पुराना माना जाता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इन्हें किरात कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमें बताता है कि जब इंडो आर्यन भाषाएं इस उपमहाद्वीप में फैल रही थीं, तब ये समुदाय और उनकी भाषाएं यहाँ पहले से मौजूद थीं। इस समूह को समझने का सबसे अच्छा तरीका इसकी दो अलग-अलग कहानियों को देखना है। कहानियां? मैं बस उपसमूहों की एक लंबी लिस्ट की उम्मीद कर रहा था। लिस्ट से ज्यादा कहानियां याद रहती हैं। पहली कहानी है मणिपुरी या मैतेई भाषा की। ये सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि मणिपुर में एक पूरी संस्कृति और पहचान का केंद्र है। अच्छा। साहित्य, सिनेमा, राजनीति, हर जगह इसकी एक मजबूत पकड़ है। ये एक जिंदा, धड़कती हुई भाषा की कहानी है। और दूसरी कहानी? दूसरी कहानी है अहोम भाषा की। ये उस साम्राज्य की भाषा थी जिसने असम पर 600 साल राज किया। इसके नाम पर ही असम का नाम पड़ा। लेकिन आज ये भाषा भारतीय उपमहाद्वीप से विलुप्त हो चुकी है। एक्सटिंक्ट? पूरी तरह से खत्म? हाँ, ये हमें दिखाती है कि कैसे राजनीतिक शक्ति खत्म होने पर एक साम्राज्य की भाषा भी इतिहास बन सकती है। ये भाषा के बनने और मिटने की कहानी है। एक जिंदा भाषा और एक विलुप्त भाषा, ये वाकई एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है। अब हमारे भाषाई नक्शे की तीसरी परत पर आते हैं, ऑस्ट्रिक समूह। इस समूह की कहानी भारत की सबसे पुरानी कहानी है। ये वो भाषाएं हैं जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले से यहाँ थी। मतलब आर्यों के आने से भी पहले से? हाँ, संस्कृत ग्रंथों में इन्हें निषाद कहा गया है। ये हमारे भाषाई नक्शे की सबसे पुरानी, सबसे गहरी परतें हैं। और ये भाषाएं कहाँ मिलती हैं? मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी समुदायों में, जैसे मुंडा और कोल समूह की भाषाएं। मेघालय की खासी और अंडमान निकोबार की निकोबारी भी इसी परिवार से हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण? इस समूह की सबसे महत्वपूर्ण भाषा संथाली है, जिसे झारखंड, बिहार और बंगाल में लाखों लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी छुपी हुई है। सोर्स कहता है कि खासी और संथाली को छोड़कर भारत की लगभग सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं संकट में हैं, इंडेंजर्ड हैं। ये एक गंभीर और दुखद वास्तविकता है। जब एक भाषा मरती है तो सिर्फ शब्द नहीं मरते, उसके साथ उस समुदाय का हजारों साल का ज्ञान, उनकी कहानियां, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया, सब कुछ हमेशा के लिए खो जाता है। ये ऐसा है जैसे एक पूरी लाइब्रेरी हमारी आंखों के सामने जलकर राख हो रही हो। बिल्कुल। वाह! तो हमने भारत के 3 प्रमुख भाषाई नक्शे देखे, द्रविड़, चीन तिब्बती और ऑस्ट्रिक। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा। भारत के 2 सबसे बड़े भाषा परिवार, इंडो आर्यन और द्रविड़, इनके बीच मुख्य अंतर क्या है? 2 फंडामेंटल अंतर हैं जो इन दोनों परिवारों को 2 अलग दुनिया बनाते हैं। पहला, दोनों के मूल शब्द, रूट वर्ड्स, पूरी तरह से अलग हैं। जैसे पानी के लिए संस्कृत आधारित भाषाओं में जल या पानी है, तो तमिल में तन्नी और कन्नड़ में नीरू है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो वोकैबुलरी का अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा और सबसे बड़ा अंतर व्याकरण की बनावट यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का है। ये सिर्फ शब्दों का अंतर नहीं है, ये भाषा की पूरी इंजीनियरिंग, उसके डीएनए का अंतर है। इसे किसी सरल उदाहरण से समझाइए। ये इंजीनियरिंग काम कैसे करती है? जरूर। द्रविड़ भाषाओं की बनावट एग्लूटिनेटिव होती है। इसका मतलब है कि आप एक मूल शब्द लेते हैं और उसमें जानकारी जोड़ने के लिए पीछे एक के बाद एक प्रत्यय यानी सफिक्स चिपकाते जाते हैं। जैसे लेगो ब्लॉक्स। बिल्कुल, बेहतरीन एनालॉजी है। जैसे लेगो ब्लॉक्स। मूल शब्द कभी नहीं बदलता, वो हमेशा पारदर्शी रहता है। अच्छा, एक मेन ब्लॉक है और आप उसके पीछे फंक्शन बताने वाले दूसरे ब्लॉक्स जोड़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे तमिल में पेड़ को मरम कहते हैं।
अगर आपको कहना है पेड़ बहुवचन, तो आप मरम के पीछे गल जोड़ देते हैं और ये बन जाता है मरंगल। मरमगल। हाँ, देखिए, मूल शब्द मरम शीशे की तरह साफ है। आपको पता है कि मरम का मतलब पेड़ है और गल का मतलब बहुवचन। सब कुछ आपके सामने है। समझ गया, बहुत लॉजिकल है। तो फिर इंडो आर्यन भाषाओं की बनावट कैसी है? इंडो आर्यन भाषाओं की बनावट इन्फ्लेक्टेड है। यहाँ वाक्य में शब्द का काम बदलने पर मूल शब्द का रूप ही बदल जाता है। अच्छा, शब्द ही बदल जाता है। हाँ, उसकी वर्तनी या उसका अंत बदल जाता है। सही। अर्थ मूल शब्द के अंदर ही छिपा होता है। हिंदी से कोई उदाहरण? बिल्कुल। हिंदी में हम कहते हैं लड़का जाता है, लेकिन बहुवचन में हम कहते हैं लड़के जाते हैं। हाँ, लड़का का लड़के हो गया। सही। यहाँ मूल शब्द लड़का बदलकर लड़के हो गया। आपने पीछे कुछ चिपकाया नहीं, आपने मूल शब्द के अंदर ही एक स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया। इसी तरह मेरा कमरा, लेकिन मेरे कमरे में कमरा बदलकर कमरे हो गया। वाह, ये तो वाकई एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार द्रविड़ भाषा सीखने की कोशिश की तो मेरा सिर चकरा गया था। हम लड़का को लड़के बनाने के इतने आदी हैं कि ये सोचना कि मूल शब्द कभी बदल ही नहीं सकता एक बिल्कुल नया अनुभव था। मतलब ये सिर्फ अलग-अलग शब्द नहीं है, ये जानकारी को प्रोसेस करने और वाक्यों को बनाने के दो पूरी तरह से अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। प्रिसाइजली, एक तरह से सोचने के दो अलग-अलग लॉजिक सिस्टम। ये भाषाओं के डीएनए का अंतर है। और यही वजह है कि उत्तर भारत के किसी व्यक्ति के लिए तमिल सीखना या दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति के लिए हिंदी सीखना इतना मुश्किल होता है। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ वोकैबुलरी नहीं रटनी होती, उन्हें व्याकरण की एक पूरी नई व्यवस्था, एक नया लॉजिक सिस्टम सीखना पड़ता है। जबरदस्त। ये तो भाषाओं की एक पूरी दुनिया जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते भी नहीं है। सिर्फ व्याकरण का एक छोटा सा नियम पूरी भाषा की बनावट को, उसके लॉजिक को बदल देता है। अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और दुनिया को देखने का अपना एक अनूठा दृष्टिकोण होता है जो उसकी संरचना में झलकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत की आधिकारिक भाषाओं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन असलियत में ये बहुत ज्यादा लेयर्ड और फैसिनेटिंग है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे संविधान के दिल से। बिल्कुल। आर्टिकल 343(1) कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। एकदम साफ और सीधा। हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लगता है। लेकिन यहीं पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल टिकिंग क्लॉक फिट कर दिया गया था। अच्छा। सोर्स ये बताता है कि संविधान लागू होने के ठीक 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए पूरी तरह खत्म हो जाना था। एक सनसेट क्लॉज। एग्जैक्टली, सनसेट क्लॉज। सोचिए, पूरे देश के लिए एक डेडलाइन सेट कर दी गई थी। ये डेडलाइन महज एक तारीख नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल एक्सपेरिमेंट था। इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। आजादी के बाद हमारे नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक राष्ट्र का निर्माण करना, एक आइडिया ऑफ इंडिया को साकार करना। सही बात है। और भाषा को इसका एक बहुत बड़ा टूल माना गया। मकसद था एक भारतीय भाषा को राष्ट्र की प्रशासनिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक बनाना। सोच तो अच्छी थी। सोच अच्छी थी कि अपनी भाषा में काम हो, लेकिन भारत जैसे देश में जहां कहते हैं हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, ये एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। बिल्कुल, और यहीं से असली कहानी में ड्रामा शुरू होता है। हाँ। जैसे जैसे वो 15 साल की डेडलाइन 1965 पास आने लगी, देश के नॉन हिंदी स्पीकिंग हिस्सों में, खासकर दक्षिण भारत में, खासकर दक्षिण भारत में एक बेचैनी बढ़ने लगी और फिर वो बेचैनी जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों में बदल गई। ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहचान, संस्कृति और सबसे जरूरी अवसरों की लड़ाई थी। आपने अवसरों की बात की और यही इस पूरे आंदोलन का कोर इशू था। डर ये था कि अगर सारे सरकारी काम, यूपीएससी के एग्जाम्स, कोर्ट की कार्रवाई सब कुछ सिर्फ हिंदी में होने लगा तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली या कोई और है। राइट, एक छात्र जो अपनी पूरी जिंदगी तमिल मीडियम से पढ़ा है, हाँ, वो अचानक हिंदी में आईएएस का इम्तिहान कैसे देगा। बिल्कुल। ये डर बहुत वास्तविक था। इसे लैंग्वेज इम्पोजिशन के तौर पर देखा गया कि एक भाषा को बाकियों पर थोपा जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों और सत्ता के गलियारों में एक खास भाषाई समूह का दबदबा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो एक तरफ राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश थी और दूसरी तरफ अपनी पहचान और अपना भविष्य खोने का डर। हाँ।
इस टकराव का नतीजा क्या निकला? इस टकराव का नतीजा था एक बहुत ही जरूरी राजनीतिक समझौता, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। अच्छा, डेडलाइन से ठीक पहले। हाँ, ये उस डेडलाइन के आने से ठीक पहले पास किया गया। इसने एक तरह से पॉलिटिकल सेफ्टी वाल्व का काम किया। मतलब? इस एक्ट ने आर्टिकल 343 की बात को दोहराया कि हिंदी संघ की राजभाषा रहेगी, लेकिन उसने वो 15 साल वाली डेडलाइन खत्म कर दी। ओके। और साथ ही इसने अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सहायक राजभाषा का दर्जा दे दिया। सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है ना? मैंने इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी सोची है। मान लीजिए हिंदी मेन पायलट है, तो अंग्रेजी को पायलट है। हाँ, और ये को पायलट तब तक कॉकपिट में रहेगा जब तक संसद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि ये तय नहीं कर लेते कि अब इसकी जरूरत नहीं है। और वो जब तक वाला क्लॉज आज 60 साल बाद भी लागू है। इसने उस वक्त के तनाव को काफी हद तक शांत कर दिया। सही कहा आपने। ये एक बेहद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था जिसने देश को एक बड़े भाषाई टकराव से बचाया। और इसका असर हम आज भी देखते हैं। बिल्कुल। केंद्र सरकार की हर अधिसूचना, हर कानून, हर कम्युनिकेशन, सब कुछ द्विभाषी होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ये उसी 1963 के एक्ट की देन है। तो केंद्र के स्तर पर तो ये हिंदी अंग्रेजी का एक वर्किंग फॉर्मूला बन गया, लेकिन भारत तो राज्यों का संघ है और हर राज्य की अपनी एक मजबूत भाषाई पहचान है। संविधान इस अनेकता को कैसे पहचान देता है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहीं पर 8वीं अनुसूची यानी द 8th शेड्यूल की भूमिका आती है। बिल्कुल। अगर केंद्र की राजभाषा का सवाल एकता से जुड़ा था, तो 8th शेड्यूल का सवाल सीधे सीधे विविधता को सम्मान देने से जुड़ा है। अच्छा। इसे आप भारतीय भाषाओं का हॉल ऑफ फेम कह सकते हैं। ये उन भाषाओं की लिस्ट है जिन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है और जिन्हें बढ़ावा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और शुरुआत में इस लिस्ट में 14 भाषाएं थी। जी। अगर आप उस लिस्ट को देखें तो वो अपने आप में भारत का एक नक्शा खींचती है। उत्तर से हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, पश्चिम से गुजराती, मराठी, पूरब से बंगाली, असमिया, उड़िया, और दक्षिण से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और साथ में संस्कृत, जो हमारी क्लासिकल हेरिटेज की जड़ है। एक भाषाई ड्रीम टीम बनाने की कोशिश थी। हाँ, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लिस्ट पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब? ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिस्पॉन्सिव है। पहला एडिशन हुआ 1967 में 21वें संशोधन से, जब सिंधी को जोड़ा गया। अच्छा। ये एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण कदम था। सिंधी समुदाय बंटवारे के बाद यहाँ आया था, उनका अपना कोई राज्य नहीं था। सही बात है। भाषा को संविधान में जगह देना उनके अस्तित्व, उनकी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करने जैसा था। इसके बाद एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ 1992 में। हाँ। 71 संशोधन ने 3 और भाषाओं को शामिल किया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हाँ, नेपाली। ये आज भी बहुतों को चौंकाता है। लोग सोचते हैं नेपाली तो नेपाल की भाषा है। हाँ। और ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है। ये दिखाता है कि भारत में नेपाली बोलने वालों की एक बहुत बड़ी और पुरानी आबादी है, खासकर सिक्किम, दार्जिलिंग, हाँ, और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में। उन्हें इस लिस्ट में शामिल करना इस बात की पुष्टि थी कि वो भारत के अभिन्न अंग है और उनकी भाषाई पहचान का उतना ही सम्मान है जितना किसी और का। और फिर सबसे ताज़ा 2003 में 92वां संशोधन हुआ। बिल्कुल। जिसने 4 और भाषाओं को जगह दी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मुझे पता है कि इन भाषाओं को शामिल करवाने के लिए बहुत लंबे और बड़े आंदोलन हुए थे। बिल्कुल। किसी भाषा का 8th शेड्यूल में आना सिर्फ एक टेक्निकल एंट्री नहीं है, ये उस भाषा को बोलने वाले करोड़ों लोगों के लिए सम्मान और एम्पावरमेंट की बात है। इसके कुछ कॉन्क्रीट फायदे भी होते होंगे। बहुत ठोस फायदे हैं। उस भाषा को साहित्य अकादमी की मान्यता मिलती है, सरकारी फंड्स मिलते हैं, सांसद अपनी भाषा में बोल सकते हैं, और जैसा हमने पहले बात की, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उस भाषा को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने का विकल्प खुल जाता है। एग्जैक्टली। ये अवसरों के नए दरवाजे खोलता है। तो 14 से शुरू होकर आज हम 22 भाषाओं तक पहुंच गए हैं। ये भारत के भाषाई लोकतंत्र की कहानी है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है कि भाषा का मुद्दा हमारे देश में सिर्फ कम्युनिकेशन का नहीं है। नहीं, ये पहचान, अवसर और राजनीति का भी है। और इसी वजह से कई मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी हैं। बहुत हैं।
चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स पर आते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। जी, सबसे पहला और सबसे बड़ा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हाँ, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। बचपन में हम सब अपनी स्कूल की किताबों में शायद यही पढ़ते थे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिल्मों में, आम बातचीत में ये बात बार बार दोहराई जाती है। सही है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी तौर पर यह गलत है। संविधान में या किसी भी कानून में राष्ट्रभाषा शब्द का जिक्र तक नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं। और इन दोनों में फर्क क्या है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा, अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक फंक्शनल टर्म है। अच्छा, जबकि राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट एक कल्चरल और इमोशनल आइडेंटिटी से जुड़ा होता है जो पूरे राष्ट्र का प्रतीक हो। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी और अंत में यह फैसला लिया गया कि भारत की विविधता को देखते हुए किसी एक भाषा को ये दर्जा देना दूसरी भाषाओं के साथ अन्याय होगा और इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। ये एक बहुत ही सोचा समझा और परिपक्व फैसला था। दूसरा दिलचस्प फैक्ट जो हमारे सोर्सेस से निकल कर आता है, राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की पूरी आजादी है। हाँ, और जरूरी नहीं कि वो 8th शेड्यूल की 22 भाषाओं में से ही कोई एक चुने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी का एक और बेहतरीन उदाहरण है। हमारा संविधान फेडरलिज्म की भावना का सम्मान करता है। जैसे हमारे सोर्स में दिया है, त्रिपुरा की राजभाषा कोकबोरोक है जो 8th शेड्यूल में नहीं है। मिजोरम की मिजो है और सबसे अनोखा उदाहरण है पुडुचेरी का, हाँ, जहाँ फ्रेंच भी एक आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। है ना कमाल की बात। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमारा संविधान सिर्फ जमीनी हकीकत ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विरासत को भी कितनी खूबसूरती से अपने में समेट लेता है। बिल्कुल, पुडुचेरी पर फ्रांसीसी शासन का प्रभाव रहा है और संविधान उस लेगेसी को एक्नॉलेज करता है। राइट। इसी तरह हमारे उत्तर पूर्व के 2 राज्य नागालैंड और मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। हाँ, ये भी चौंकाने वाला है। ऐसा क्यों है? ये उनके बहुत ही यूनिक ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को दर्शाता है। अच्छा, शादियों में नाराजगी और संघर्ष पैदा हो सकता था। एग्जैक्टली। इसलिए अंग्रेजी एक न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज का काम करती है जो किसी एक स्थानीय समूह को दूसरे पर वरीयता देने के विवाद से बचाती है। ये एक बेहद प्रैक्टिकल चॉइस है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या अंग्रेजी के इस प्रभुत्व से वहाँ की स्थानीय बोलियों के विकास पर कोई असर पड़ता है? क्या वो धीरे धीरे हाशिए पर जा रही हैं? ये एक बहुत ही वैलिड और कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका जवाब हाँ है। अच्छा। एक तरफ अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जब तक स्थानीय भाषाओं को शिक्षा और रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, उनके भविष्य पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। ये एक टेंशन है। हाँ, ये एक ऐसा टेंशन है जिससे कई राज्य आज भी जूझ रहे हैं। मॉडर्निटी की जरूरत और अपनी कल्चरल रूट्स को बचाने की जद्दोजहद के बीच का संतुलन। और अब सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग फैक्ट, जिस अंग्रेजी पर हम इतनी बात कर रहे हैं, जो केंद्र की सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो नागालैंड और मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हमारी न्यायपालिका, हमारी हायर एजुकेशन, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भाषा है, हाँ, वो खुद 8th शेड्यूल की 22 भाषाओं की लिस्ट में शामिल नहीं है। ये सच में एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है ना? और ये विरोधाभासी शायद भारतीय पहचान का सार है। बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजी भारत के पावर स्ट्रक्चर में शायद सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। बिल्कुल। ये सत्ता और अफसर की भाषा है, एक व्यवहारिक जरूरत। लेकिन 8th शेड्यूल, जैसा हमने कहा, वो हमारी सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत की सूची है। वो हमारी भाषाओं की लिस्ट है। हाँ, अंग्रेजी को इस लिस्ट से बाहर रखकर संविधान एक तरह से मौन रूप से एक शक्तिशाली बयान दे रहा है। क्या? वो कह रहा है कि हमने इसे, यानी अंग्रेजी को, अपनी जरूरत के लिए अपनाया है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पर ये हम में से एक नहीं है। ये एक बहुत ही नुआंस्ड और फैसिनेटिंग स्टेटमेंट है कि भारत अपनी जड़ों को कहाँ देखता है और अपनी जरूरतों को कहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं शास्त्रीय भाषाओं के दर्जे पर। 2004 में सरकार ने एक सिस्टम शुरू किया कि कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है। भारी भरकम है भी और जरूरी भी। ये सिर्फ एक तमगा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है
कि हमारी जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, जो हजारों साल पुरानी भाषाई विरासत है, उसे कैसे पहचाना जाए और कैसे उसे मरने से बचाया जाए। सही बात है, लेकिन मेरे मन में पहला सवाल यही आता है कि ये टैग मिलता कैसे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी भाषा जिसके पास कुछ 100 साल पुरानी कविताएं हों वो क्लासिकल बन जाएगी। जरूर कोई बहुत स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट होगी। बिल्कुल। और उससे भी जरूरी सवाल कि अगर किसी भाषा को ये स्टेटस मिल गया तो होता क्या है? क्या बस एक फैंसी टाइटल है या इसकी कुछ रियल वर्ल्ड फायदे भी हैं? चलिए इसी की परतें खोलते हैं। और हाँ, चेकलिस्ट तो है, और वो इतनी सख्त है कि मतलब अच्छे अच्छे दावेदार बाहर हो जाते हैं। सरकार ने बहुत सोच समझकर 4 पैमाने तय किए हैं। 4 पैमाने? मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। पहला तो पक्का उस भाषा की उम्र से जुड़ा होगा, बहुत बहुत पुरानी होनी चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा। पहला क्राइटेरिया है हाई एंटिक्विटी, यानी अत्यधिक प्राचीनता। इसका मतलब है कि भाषा का जो शुरुआती साहित्य या दर्ज किया हुआ इतिहास है वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। अरे बाप रे, 1500 से 2000 साल? मतलब हम मुगल या दिल्ली सल्तनत की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे गुप्त साम्राज्य या शायद उससे भी पहले के समय की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो इतिहास की गहराइयों में गोता लगाने जैसा है। आज से 2000 साल पहले दुनिया कैसी होगी ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी होने की बात नहीं है, ये उस भाषा की सहन शक्ति और उसके कल्चरल फुटप्रिंट को दिखाता है। दूसरा मानदंड इसी से जुड़ा है, वो है अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, जिसे पीढ़ियां एक वैल्यूएबल हेरिटेज यानी बहुमूल्य विरासत मानती हों। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि सिर्फ कुछ पुरानी पांडुलिपियां किसी म्यूजियम में मिल जाना काफी नहीं है, उस साहित्य का एक लिविंग ट्रेडिशन होना चाहिए, लोगों की यादों और परंपराओं में वो जिंदा हो। एग्जैक्टली। जैसे कुछ किताबें या कविताएं होती हैं ना, जो हमारे दादा दादी भी सुनाते थे, पापा मम्मी भी कोट करते हैं, और आज भी किसी बहस में या भाषण में उनका जिक्र आ जाता है। राइट। वो एक तरह से हमारी कल्चरल डीएनए का हिस्सा बन जाती हैं। एग्जैक्टली। वो साहित्य सिर्फ कुछ विद्वानों की अलमारियों में बंद न हो, बल्कि लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो। उसे एक ऐसी विरासत माना जाए जिस पर वो गर्व करते हैं, जिससे वो अपनी पहचान जोड़ते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग है। क्या है वो? द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, किसी दूसरी भाषा कम्युनिटी से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ओरिजिनलिटी पर बहुत जोर है। ये देखा जाता है कि भाषा का विकास और उसका साहित्य अपने आप में यूनिक हो, किसी का ट्रांसलेशन या एडेप्टेशन ना हो। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई महाकाव्य है तो वो उसी भाषा की मिट्टी से उपजा होना चाहिए, ना कि किसी और भाषा की कहानी का सिर्फ अनुवाद। ये तो भाषा की क्रिएटिविटी और उसकी मौलिक सोच को परखने जैसा है। हाँ, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मौलिक साहित्य दिखाता है कि उस संस्कृति ने दुनिया को देखने का, रिश्तों को समझने का और जीवन के सवालों का जवाब ढूंढने का अपना एक स्वतंत्र नजरिया विकसित किया। सही बात है। वो सिर्फ दूसरे विचारों के वाहक नहीं, बल्कि नए विचारों के स्रोत भी थे। और फिर आता है चौथा और आखिरी मानदंड, जो शायद सबसे न्यूआंस्ड है। अच्छा। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न। इसका क्या मतलब हुआ? भाषा अपने आज के रूप से अलग होनी चाहिए? हाँ, यानी शास्त्रीय भाषा और उसके आधुनिक रूप में एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए। एक तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है। आज जो उस भाषा का रूप बोला या लिखा जा रहा है वो उसके शास्त्रीय रूप से इतना अलग हो कि क्लासिकल टेक्स्ट को समझने के लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग और पढ़ाई की जरूरत पड़े। अच्छा, जैसे आज की हिंदी और कई 100 साल पुरानी खड़ी बोली या ब्रजभाषा में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल वैसा ही। आज अगर हमें अमीर खुसरो की पहेलियां या कबीर के दोहे उनके मूल रूप में पढ़ने हो तो शायद हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाए, जबकि वो भी हिंदी का ही एक पुराना रूप है। हम भाव समझ लेंगे पर हर शब्द नहीं। Precisely. The classical form should be clearly distinguishable from its later forms or its offshoots. ये डिसकॉन्टिन्यूटी ये दिखाती है कि भाषा ने एक लंबा सफर तय किया है, वो इवॉल्व हुई है। तो ये 4 क्राइटेरिया मिलकर एक बहुत ही हाई बार सेट करते हैं। ये तो स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया। प्राचीनता, जिंदा विरासत, मौलिकता और आज के रूप से भिन्नता, इन 4 मुश्किल पैमानों पर तो बहुत कम भाषाएं खरी उतरेंगी। मुझे तो लग रहा है लिस्ट बहुत छोटी होगी। कौन कौन सी भाषाएं हैं इसमें? अब तक 6 भाषाओं को ये सम्मान मिला है, और ये लिस्ट एक बार में नहीं बनी, बल्कि धीरे धीरे एक दशक के दौरान बनी है। मैं लिस्ट बताता हूँ टाइमलाइन के हिसाब से।
जैसा कि सोर्स में दिया गया है। सबसे पहले 2004 में तमिल को यह दर्जा मिला। हाँ, तमिल का संगम साहित्य तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है, तो ये एक नेचुरल चॉइस थी। बिल्कुल। फिर 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया। संस्कृत का साहित्य और इतिहास तो खैर जग जाहिर है, वेदों से लेकर कालिदास तक एक विशाल और गहरी परंपरा है। सही कहा। इसके बाद 2008 में 2 भाषाओं को एक साथ ही दर्जा मिला, कन्नड़ और तेलुगु, और फिर थोड़ा गैप आया 2013 में मलयालम को, और सबसे हाल ही में 2014 में उड़िया को इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये हैं वो 6 भाषाएं। If we connect this to the bigger picture, यहाँ हम भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्शन में देख सकते हैं। ये लिस्ट सिर्फ उत्तर या दक्षिण तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बात तो है। इसमें द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, और इंडो आर्यन परिवार की 2 भाषाएं हैं, संस्कृत और उड़िया। तो एक तरह से ये पूरे भारत की भाषाई विविधता को सम्मान देने की कोशिश है, कोई रीजनल बायस नहीं दिखता। ये अच्छी बात है। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे होगा? क्या कोई कमेटी बैठती है जो इन दावों को चेक करती है? हाँ, हर भाषा के समर्थकों को सबूतों के साथ एक डिटेल्ड केस पेश करना पड़ता है। फिर विद्वानों की समितियां बैठती हैं, उन सबूतों को, उन पांडुलिपियों को, उस साहित्य की हिस्टोरिकल डेटिंग को, सब कुछ परखती हैं। ये एक लंबी और रिगरस प्रोसेस है। लेकिन ये लिस्ट पूरी तरह से नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है ना? हमारे सोर्स में पाली भाषा का जिक्र है। ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपर्ट्स इस लिस्ट से खुश नहीं है। हाँ, सोर्स ये बताता है कि सरकार के आलोचना हुई है क्योंकि उसने पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया, और ये आलोचना किसी भावनात्मक आधार पर नहीं है, बल्कि उन्हीं 4 मानदंडों के आधार पर है जिन्हें सरकार ने खुद तय किया है। दिस रेज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सपर्ट्स का आर्ग्यूमेंट क्या है? वो पाली को इस लिस्ट में क्यों देखना चाहते हैं? विशेषज्ञों का तर्क है कि पाली भाषा ऊपर बताए गए सभी 4 मानदंडों को पूरा करती है। पहला, हाई एंटिक्विटी। पाली का इतिहास भी 2000 साल से ज्यादा पुराना है। ये बुद्ध के समय की भाषा मानी जाती है। अच्छा। दूसरा, वैल्यूएबल हेरिटेज। उसका साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक एक विशाल और विश्व प्रसिद्ध विरासत है, जिसे आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग मानते हैं और पढ़ते हैं। हाँ, ये तो है। तीसरा, ओरिजिनलिटी। पाली की साहित्यिक परंपरा मौलिक भी है। और चौथा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न। वो अपने आधुनिक रूपों से स्पष्ट रूप से अलग भी है। तो सोर्स के हिसाब से एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाली हर बॉक्स को टिक करती है, वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, पर लिस्ट में नहीं है। हम यहाँ बस सोर्स में दी गई जानकारी बता रहे हैं कि इस बात पर क्रिटिसिज्म मौजूद है। ये एक ऑनगोइंग डिबेट हो सकता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि शास्त्रीय होने की परिभाषा और उसकी एप्लीकेशन को लेकर बहस की गुंजाइश हमेशा रहती है। ठीक है, ये सब मानदंड और प्रक्रिया तो बहुत कठोर है। इससे ये सवाल उठता है कि इतनी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? किसी भाषा को यह दर्जा मिलने से जमीनी स्तर पर क्या बदलता है? व्हाट्स द पे ऑफ? नहीं, फायदे सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं है। अच्छा। फायदे काफी कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चरल हैं। सरकार के रेजोल्यूशन के अनुसार 3 मुख्य फायदे मिलते हैं जो उस भाषा के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, लेट्स ब्रेक देम डाउन। पहला फायदा क्या है? पहला, 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स। इन शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के जाने माने विद्वानों को हर साल 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। अरे वाह! मतलब ये लिंग्विस्ट्स और स्कॉलर्स के लिए एक तरह का नोबेल पुरस्कार या ऑस्कर है। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी इन भाषाओं के अध्ययन में लगा देते हैं, उन्हें अब इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलेगा। बिल्कुल। इससे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही नई जनरेशन भी इन भाषाओं में रिसर्च करने के लिए इंस्पायर होगी। हाँ, ये एकेडमिक एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। दूसरा फायदा और भी ज्यादा स्ट्रक्चरल है। अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी सेट अप। मतलब एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट। हाँ, इन भाषाओं में से हर एक के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां सिर्फ उस भाषा पर हाई लेवल रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और प्रमोशन का काम होगा। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग रिसर्च हब होगा, जहां शायद पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जा रहा हो या AI टूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें डिकोड किया जा रहा हो। बिल्कुल, ये केंद्र सुनिश्चित करेंगे कि भाषा पर शोध सिर्फ व्यक्तिगत जुनून पर निर्भर न रहे, बल्कि उसे एक संस्थागत ढांचा मिले। और तीसरा फायदा एजुकेशन सिस्टम से सीधे जुड़ा है। वो क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से अनुरोध किया जाएगा कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के लिए प्रोफेशनल चेयर्स बनाए। प्रोफेशनल चेयर? ये शब्द हमने सुना तो है, पर इसका ठीक मतलब क्या है? चेयर स्थापित होने का मतलब है यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट जो उस लैंग्वेज डिपार्टमेंट को लीड करेगा,
करिकुलम बनाएगा और रिसर्च को दिशा देगा। ये किसी डिपार्टमेंट के लिए सर्वोच्च एकेडमिक पोजीशन होती है। अच्छा। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप में उस भाषा को एक स्थायी और सम्मानित जगह मिल गई है। अच्छा, तो चेयर का मतलब सिर्फ एक सीनियर प्रोफेसर की नौकरी नहीं, बल्कि उस भाषा की यूनिवर्सिटी में एक परमानेंट एड्रेस, एक पहचान। ये सुनिश्चित करता है कि उस भाषा का अध्ययन हमेशा उच्चतम स्तर पर होता रहे। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर ये दर्जा भाषा के एकेडमिक और रिसर्च इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है, ताकि वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर न रह जाए, बल्कि भविष्य में भी उसकी पढ़ाई और विकास होता रहे। हाँ, ये भाषा को म्यूजियम की चीज बनाने की जगह उसे यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स और रिसर्च लैब में जिंदा रखने का एक तरीका है। ये सम्मान, संसाधन और संस्थागत समर्थन का एक पूरा पैकेज है। तो ये थी कहानी क्लासिकल लैंग्वेजेस के स्टेटस, उनके क्राइटेरिया और फायदों की। ये सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि भाषा को संरक्षित और प्रमोट करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है, जो दिखाता है कि किसी भी संस्कृति के लिए उसकी भाषा कितनी कीमती होती है। सही बात है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या भविष्य में पाली या किसी और भाषा को इस लिस्ट में जगह मिल सकती है, और क्या ये मानदंड हमेशा यही रहेंगे या समय के साथ इनमें भी बदलाव आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम नेशनल ट्रांसलेशन मिशन पे चर्चा करेंगे। सुनने में बड़ा भारी भरकम, मतलब सरकारी सा लगता है ना। हाँ, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। लेकिन असल में इसकी कहानी शुरू होती है भारत के किसी छोटे शहर की एक क्लासरूम से। सोचिए, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट, कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी पकड़ती है, पर उसे क्लास की बेस्ट टेक्स्ट बुक समझने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में है। वो सोचती है कि काश यही चीज मुझे मेरी अपनी भाषा में कोई समझा देता तो मैं शायद टॉप कर जाती। आज हम इसी दीवार को तोड़ने की एक बहुत बड़ी एम्बिशियस कोशिश पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ किताबों के अनुवाद की बात नहीं है, ये एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की कोशिश है। स्ट्रक्चरल चेंज। हाँ, ये इस फंडामेंटल सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि क्या टॉप लेवल की पढ़ाई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मेडिकल साइंस, क्या वो सिर्फ इंग्लिश की जागीर है, या उसे हमारी अपनी भाषाओं में, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी में भी उसी क्वालिटी और उसी गहराई के साथ पढ़ा और समझा जा सकता है। मतलब ये नॉलेज के डेमोक्रेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे खोलते हैं, अनपैक करते हैं। सोर्स हमें बताता है कि NTM यानी नेशनल ट्रांसलेशन मिशन भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका मुख्य उद्देश्य है हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। और यहाँ नॉलेज टेक्स्ट शब्द पर जोर दिया गया है। मतलब ये नहीं कि प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद हो, वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, हाँ। बल्कि IIT में पढ़ाई जाने वाली थर्मोडायनामिक्स की किताब का अनुवाद हो। बिल्कुल। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, वो सारा मटेरियल जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया जाता है। अच्छा। जो किताबें मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC या सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई जा रही हैं, वही किताबें उसी क्वालिटी के साथ ओडिया या गुजराती में भी उपलब्ध हों। वाओ। ताकि उस छोटे शहर के स्टूडेंट को सेकेंड हैंड नॉलेज पे डिपेंड न रहना पड़े, उसे एक्सेस मिले बेस्ट इन द लेटेस्ट रिसर्च तक, अपनी भाषा में। अपनी भाषा में। ये तो कमाल है। मतलब मैं जो आर्टिकल आज द इकोनॉमिस्ट में पढ़ रहा हूँ, वो कल कोई मराठी या संथाली में पढ़ पाएगा बिना किसी क्वालिटी लॉस के। हाँ, ये तो इन्फॉर्मेशन का यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा हो गया। मतलब संविधान की 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं जी, उन सब में ज्ञान को उपलब्ध कराना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश। अब तक कैसा होता था कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप बेस्ट किताबों से, बेस्ट नॉलेज से कट जाते थे। हाँ, एक दीवार थी। ये उस दीवार को तोड़ने जैसा है। और ये सिर्फ अनुवाद करके रुक नहीं जाता। जैसा सोर्स में बताया गया है, मिशन का एक बड़ा लक्ष्य है भारत में ट्रांसलेशन को एक प्रॉपर इंडस्ट्री के तौर पर स्थापित करना। इंडस्ट्री? हाँ, ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है। इकोसिस्टम, ये दिलचस्प शब्द है। तो मतलब ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, ये एक तरह का स्टार्टअप इनक्यूबेटर है ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के लिए। क्या बढ़िया एनालॉजी है। जिसमें ट्रेनिंग, फंडिंग और मार्केट प्लेस सब कुछ शामिल है। बिल्कुल यही। सिर्फ ट्रांसलेटर को काम देना नहीं, बल्कि पूरा माहौल बनाना। जैसे सबसे पहले ट्रांसलेटर्स को सही ट्रेनिंग देना। आज बहुत से लोग ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन क्या उनके पास एकेडमिक विषयों को, टेक्निकल जार्गन को ट्रांसलेट करने की खास ट्रेनिंग है? शायद नहीं। फिर पब्लिशर्स को प्रोत्साहित करना कि वे इन किताबों को छापें, क्योंकि अगर किताबें छपेंगी ही नहीं तो स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगी कैसे? सही बात है।
और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना कि कौन सी किताबें किन भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, ताकि एक ही काम दोबारा न हो। हाँ, इससे रिसोर्स और समय दोनों बचते हैं। बिल्कुल। और एक बात जो सोर्स में कही गई है जिसने मुझे सच में चौंकाया, वो है भाषाओं का आधुनिकीकरण करना। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। भाषा तो मॉडर्न ही होती है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, ये भाषा का R&D करने जैसा है। अच्छा। भाषा का R&D। अच्छा। बिल्कुल। देखिए, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम मैकेनिक्स या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट को मान लीजिए संथाली या डोगरी या कश्मीरी में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको उसके लिए नए सटीक शब्द गढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है उन भाषाओं में इन कॉन्सेप्ट्स के लिए पहले से शब्द न हो। अच्छा। तो ये मिशन नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को भी सपोर्ट करता है। इससे वो भाषाएं भी वैज्ञानिक और तकनीकी चर्चा के लिए और समृद्ध होती हैं। तो जैसे हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, वैसे ही एनटीएम हमारी भाषाओं के सॉफ्टवेयर को भविष्य के लिए अपग्रेड कर रहा है। हाँ। ताकि वो एआई और क्वांटम फिजिक्स जैसे हेवी एप्स चला सकें। एग्जैक्टली। लैंग्वेज इज नॉट अ म्यूजियम पीस, इट्स अ लिविंग टूल। ये भाषा को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि वो सिर्फ साहित्य और रोजमर्रा की बातचीत तक सीमित न रह जाए, बल्कि मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी पर भी उसमें बात हो सके। प्रिसाइजली। तो सोर्स में इसके कुछ बहुत कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए, एक एक करके समझते हैं। पहला है ट्रांसलेटर्स का सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग। हाँ। मतलब एक ठप्पा कि हाँ, आप एक क्वालिफाइड ट्रांसलेटर हैं। और ये बहुत जरूरी है, इससे प्रोफेशनलिज्म आता है। आज कोई भी कह सकता है कि मैं ट्रांसलेटर हूँ। सही है। लेकिन एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटर की विश्वसनीयता ज्यादा होगी। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या एक सर्टिफाइड डॉक्टर होता है, वैसे ही एक सर्टिफाइड एकेडमिक ट्रांसलेटर। अच्छा। यूनिवर्सिटीज और पब्लिशर्स को भी भरोसा होगा कि ये इंसान विषय की समझ रखता है और भाषा पर भी उसकी पकड़ है। दूसरा, डेटाबेस बनाना और मेंटेन करना। ये तो आजकल हर फील्ड में जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि क्या काम हो चुका है और क्या बाकी है। बहुत क्योस रहता है। हाँ। इससे पता चलता है कि हमारे पास किस भाषा में किस विषय के कितने एक्सपर्ट्स हैं, कौन सी किताबें उपलब्ध हैं। मान लीजिए सरकार को इकोनॉमिक्स की 10 किताबें कन्नड़ में ट्रांसलेट करवानी है, तो इस डेटाबेस से वो तुरंत एक्सपर्ट्स ढूंढ सकती है। तो ये पूरे सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। बिल्कुल। फिर है ट्रांसलेटर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत शॉर्ट टर्म कोर्स चलाना। मतलब जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक तरह के स्किल डेवलपमेंट कैंप्स या वर्कशॉप्स। सही। हो सकता है कोई फिजिक्स में MSc हो और उसकी मराठी बहुत अच्छी हो, वो एक अच्छा ट्रांसलेटर बन सकता है, लेकिन उसे ट्रांसलेशन की तकनीक नहीं पता। द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसलेशन। हाँ, ये शॉर्ट टर्म कोर्स उस गैप को भरते हैं। और इसके साथ ही सोर्स में जिक्र मशीन एडेड ट्रांसलेशन को बढ़ावा देना। मशीन एडेड ट्रांसलेशन, ये गूगल ट्रांसलेट जैसा हुआ क्या? डाला और हो गया? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और न्यूआंस्ड है। गूगल ट्रांसलेट पूरी तरह मशीन पे निर्भर है। हाँ, जो कभी-कभी बहुत अजीब रिजल्ट्स देता है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट से बाहर। मशीन एडेड ट्रांसलेशन में इंसान और मशीन मिलकर काम करते हैं। इसे ह्यूमन इन द लूप मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन इन द लूप। मशीन एक पहला ड्राफ्ट तैयार करती है जो शायद 70-80% सही हो, फिर एक ह्यूमन एक्सपर्ट जो उस विषय और भाषा को जानता है उसे सुधारता है, उसे और सटीक बनाता है। तो इससे काम बहुत तेजी से होता है और क्वालिटी भी बनी रहती है। बिल्कुल। और इसके लिए तो टूल्स भी चाहिए होंगे, जैसे डिक्शनरी और थिजॉरस। हाँ। मतलब अगर मुझे एपिस्टेमोलॉजी के लिए कन्नड़ में सही शब्द चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड भरोसेमंद रिसोर्स होना चाहिए जहां से मैं देख सकूं। सही बात है। नहीं तो 10 लोग 10 अलग-अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे और कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल। और मिशन इसी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। स्टैंडर्डाइज्ड ऑनलाइन डिक्शनरीज बनाना, थिजॉरस तैयार करना। इसके अलावा सोर्स बताता है कि ये रिसर्च के लिए फेलोशिप और ग्रांट भी देता है, खासकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP जैसे क्षेत्रों में। NLP वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को इंसानी भाषा समझने और प्रोसेस करने में मदद करती है। यही टेक्नोलॉजी मशीन एडेड ट्रांसलेशन को और बेहतर बनाती है। और आखिर में एक पॉइंट है ट्रांसलेटर्स और उनके काम को विजिबिलिटी देना। हाँ। बुक लॉन्च, फेस्टिवल्स, डिस्कशन, ये कम्युनिटी बिल्डिंग वाला पार्ट है, ताकि ट्रांसलेटर सिर्फ एक गुमनाम कर्मचारी ना रहे, पर्दे के पीछे काम करने वाला, बल्कि एक सम्मानित क्रिएटिव प्रोफेशनल बने। हाँ, उसका नाम भी किताब के कवर पर लेखक के साथ आए, उसे पहचान मिले। ये बहुत जरूरी है। जब तक किसी काम को सम्मान नहीं मिलेगा,
तब तक बेस्ट लोग उस फील्ड में नहीं आएंगे। ये पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये उद्देश्य सुनने में तो बहुत शानदार हैं, लेकिन सोर्स में क्या इसकी चुनौतियों के बारे में भी कुछ बताया गया है? मतलब इज इट ऑल रोजी? जैसे क्या हमें हर भाषा में हर विषय के इतने एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो अनुवाद कर सकें? मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग थ्योरी पर एक किताब बोडो भाषा में ट्रांसलेट करवानी है। क्या मुझे ऐसा एक्सपर्ट मिलेगा जिसे स्ट्रिंग थ्योरी भी आती हो और बोडो भी? ये एक बहुत वैलिड और क्रिटिकल सवाल है। सोर्स सीधे सीधे चुनौतियों की लिस्ट नहीं देता, लेकिन ये जो इकोसिस्टम बिल्डिंग अप्रोच है, हाँ, वो इसी प्रॉब्लम का हल है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मकसद यही है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ट्रांसलेशन की स्किल सिखाई जाए, और मशीन एडेड टूल्स का मकसद ये है कि एक एक्सपर्ट कम समय में ज्यादा काम कर सके। अच्छा। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती कमर्शियल वायबिलिटी की है, मतलब बिजनेस के नजरिए से। हाँ, क्या पब्लिशर्स इन किताबों को छापने में कमर्शियल रिस्क देखेंगे? क्या एक नीश सब्जेक्ट की किताब को मान लीजिए मैथिली में छापने पर उतना रिटर्न मिलेगा? शायद नहीं। यहीं पर सरकार की भूमिका आती है। उन्हें शायद इंसेंटिव्स देने पड़े, सब्सिडीज देनी पड़े। ये आसान नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। राइट। तो ये NETM का पूरा प्रोजेक्ट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि भारत में ये अविश्वसनीय भाषाई विविधता है जी। और सोर्स में इस डाइवर्सिटी को नापने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका बताया गया है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स, LDI। हाँ, LDI एक तरह से किसी जगह की भाषाई विविधता को नापने का एक गणितीय तरीका है। गणितीय? हाँ, इसकी परिभाषा बड़ी सीधी और एलिगेंट है। इस बात की कितनी संभावना है कि अगर आप किसी आबादी से 2 लोगों को रैंडमली चुने तो उनकी मातृभाषा अलग-अलग होगी। अच्छा, तो अगर किसी सोसाइटी में सब लोग सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, मान लीजिए जापान, तो आप कोई भी 2 लोग चुन लीजिए, उनकी भाषा हमेशा सेम होगी, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सही। और अगर उस जगह हर इंसान एक अलग ही भाषा बोलता है, तो किन्हीं भी 2 लोगों की भाषा अलग होने की संभावना लगभग 100%, यानी 1 होगी। भारत का तो बहुत हाई होगा फिर। बिल्कुल। यहाँ तो हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। निश्चित रूप से पापुआ न्यू गिनी के बाद भारत दुनिया के सबसे ज्यादा भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। लेकिन इस इंडेक्स की कुछ सीमाएं भी हैं जो सोर्स में साफ-साफ बताई गई हैं। ये पूरी कहानी नहीं बताता। पहली, ये भाषाओं की वाइटैलिटी यानी उनकी जीवंतता को नहीं नापता। वाइटैलिटी मतलब वो भाषा कितनी जिंदा है। बिल्कुल। हो सकता है किसी भाषा को बोलने वाले लाखों लोग हों, लेकिन अगर वो भाषा अगली पीढ़ी को नहीं सिखाई जा रही, अगर बच्चे उसे नहीं बोल रहे हैं, तो वो भाषा खत्म होने की कगार पे है। ओह, लोग हिंदी की बोली मानते हैं, कुछ अलग भाषा। ये तो वो बहस है जिसमें अगर आप पढ़ गए तो शाम की चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन बहस खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। और इस एक फैसले से पूरा इंडेक्स बदल जाएगा। ये तो बड़ा पॉलिटिकल और सोशल मसला है। बिल्कुल। सोर्स यही कहता है कि ये डिस्टिंक्शन अक्सर पॉलिटिकल होता है, लिंग्विस्टिक्स से ज्यादा। साथ ही ये इंडेक्स ये भी नहीं देखता कि 2 भाषाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। मतलब जैसे हिंदी और पंजाबी में कई समानताएं हैं, जबकि हिंदी और तमिल में बहुत कम। लेकिन इंडेक्स के लिए ये दोनों बस 2 अलग भाषाएं हैं, वो उनके बीच की लिंग्विस्टिक डिस्टेंस को नहीं मापता। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मातृभाषा को गिनता है, जबकि भारत में ज्यादातर लोग मल्टीलिंगुअल है। हाँ, मैं घर पे हिंदी बोलता हूँ, ऑफिस में इंग्लिश यूज करता हूँ, और अगर मैं मुंबई में हूँ तो थोड़ी बहुत मराठी भी समझ लेता हूँ। LDI मेरी इस खिचड़ी रियलिटी को कैप्चर नहीं कर पाएगा। सही कहा। तो LDI एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है विविधता को समझने के लिए, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये हमें बताता है कि हमारे पास एक खजाना है, लेकिन ये नहीं बताता कि उस खजाने की हालत क्या है। तो हमारे पास ही इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है जैसे LDI दिखाता है। अब इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, आपस में बात करने के लिए हमें कॉमन ग्राउंड चाहिए होता है। और यहीं पर सोर्स हमें एक और कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, लिंग्वा फ्रैंका, यानी ब्रिज लैंग्वेज या संपर्क भाषा। हाँ, एक ऐसी भाषा जो अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे भारत में हिंदी या इंग्लिश। बिल्कुल, ये एक लिंग्वा फ्रैंका का काम करती हैं। एक पंजाबी बोलने वाला और एक मलयाली बोलने वाला व्यक्ति शायद दिल्ली में हिंदी में बात करें या बैंगलोर की किसी IT कंपनी में इंग्लिश में। ये एक कॉमन ग्राउंड बन जाती है। सोर्स कहता है कि ये भाषाएं व्यापार, धर्म, डिप्लोमेसी या अकादमिक कारणों से विकसित होती हैं। ये तो हम रोज देखते हैं। हाँ। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर इंग्लिश में छापते हैं ताकि सब पढ़ सकें। पुराने जमाने में शायद लैटिन या संस्कृत
या फारसी का ये रोल रहा होगा। जी। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका है। और यहीं पर एनटीएम का काम फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ज्ञान की दुनिया में, हायर एजुकेशन में इंग्लिश एक बहुत बड़ी लिंग्वा फ्रैंका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे एक तरह का भाषाई एकाधिकार भी बनता है, एक पावर स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा। एनटीएम का प्रयास ये नहीं है कि इंग्लिश को हटा दिया जाए, बल्कि ये है कि भारत की अपनी भाषाएं भी ज्ञान विज्ञान की भाषा बने, ताकि किसी को सिर्फ इसलिए पीछे न रहना पड़े क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मतलब ये कि लिंग्वा फ्रैंका जरूरी है, कम्युनिकेशन के लिए एक हाईवे होना चाहिए, लेकिन वो हाईवे इतना डोमिनेट ना कर ले कि बाकी सारी गलियां और रास्ते बंद ही हो जाएं। बिल्कुल सही। एनटीएम एक तरह से कई और भाषाओं को भी ज्ञान की ब्रिज लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहा है, कम से कम भारत के अंदर, ताकि ज्ञान तक पहुंच ज्यादा इंक्लूसिव बने। हाँ, ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश है, ताकि ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में न रहकर हर भाषा बोलने वाले तक पहुंचे। तो ये तीनों चीजें, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स और लिंग्वा फ्रैंका का कॉन्सेप्ट, ये आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एलडीआई हमें बताता है कि हमारे पास कितनी बड़ी भाषाई दौलत है, एक खजाना है। लिंग्वा फ्रैंका हमें उस खजाने के बीच रास्ते बनाने की जरूरत समझाता है ताकि कम्युनिकेशन हो सके, और एनटीएम इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। ये कहता है कि हमें अपनी भाषाई विविधता को बचाना भी है और ये भी सुनिश्चित करना है कि भाषा ज्ञान के रास्ते में रुकावट न बने, बल्कि उसका माध्यम बने। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? कि अगर ज्ञान सच में हर भाषा में उपलब्ध हो जाए तो क्या इससे सिर्फ ये बदलेगा कि हम क्या सीखते हैं, या ये भी बदलेगा कि हम कैसे सोचते हैं? क्या एक ही कॉन्सेप्ट को अपनी मातृभाषा में समझने से हमारी सोच और गहरी नहीं हो जाती? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत की प्राचीन लिपियों पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें इंडस वैली से लेकर दक्षिण भारत तक लिखने की कला के विकास की एक कमाल की झलक देते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये इतिहास है, पहचान है और हमारे कम्युनिकेशन के एवोल्यूशन की पूरी कहानी है। बिल्कुल। और ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पहले, मतलब आवाज़ों और विचारों को पत्थरों पर, ताड़ के पत्तों पर, सिक्कों पर उतारा गया होगा। सही बात है। आज हम जो देवनागरी, तमिल या कन्नड़ लिखते हैं, उन सब की जड़ें इन्हीं प्राचीन लिपियों में है। ये एक तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल लेगेसी का डीएनए है। तो चलिए इस डीएनए को अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी लिपि से जो आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है, इंडस स्क्रिप्ट। हाँ। सोर्सेस से जो बात पता चलती है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंबल्स ये बहुत ही छोटी छोटी लिखावटों में मिले हैं जी। मुहरों पर, बर्तनों के टुकड़ों पर। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हम आज तक ये भी पक्का नहीं कर पाए हैं कि यह वाकई में किसी भाषा को रिकॉर्ड करने वाली लिपि है भी या नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी। ये तो वैसा हो गया जैसे किसी की सदियों पुरानी पर्सनल डायरी मिले और आप एक शब्द भी न समझ पाएं। बिल्कुल। हमें मोहरों पर 4-5 प्रतीकों की लाइंस मिलती हैं, लेकिन कोई लंबा टेक्स्ट नहीं है। हमारे पास मिस्र की तरह कोई रोजेटा स्टोन जैसा बाइलिंगुअल टेक्स्ट भी नहीं मिला जिससे इसे डिसाइफर किया जा सके। अच्छा। तो अटकलें बहुत हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये धार्मिक प्रतीक हो सकते हैं, शायद देवी देवताओं के नाम। कुछ कहते हैं कि ये व्यापारिक चिन्ह है। मतलब ये हो सकता है कि ये किसी व्यापारी का लोगो हो, जैसे आजकल हर कंपनी का होता है, या किसी परिवार का कुल चिन्ह। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये लिखावटें इतनी छोटी हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें कोई लंबी कहानी या कोई कानून लिखा होगा। वही तो, एक मोहर पर 4 अक्षर, ये तो आज के जमाने में किसी कार की नंबर प्लेट जैसा लगता है। बिल्कुल यही बात है। ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी देवता का आह्वान, या शायद ये बताने का कोई कोड हो कि बोरी में किस क्वालिटी का अनाज है। मतलब बिना किसी लंबे लेख के ये सिर्फ अटकलें ही रहेंगी। एक दिलचस्प पहेली है जो फिलहाल अनसुलझी है। तो जहां एक तरफ इंडस की लिपि एक बंद दरवाजा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसी चाबी है जिसने भारत की लगभग हर दूसरी लिपि का ताला खोला है, ब्राह्मी लिपि। हाँ, इसे भारतीय लिपियों की जननी या मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। देवनागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, गुजराती
आप भारत की किसी भी प्रमुख लिपि का नाम लें, उसकी जड़ें आपको ब्राह्मी में ही मिलेंगी। और इसकी उत्पत्ति को लेकर भी तो बहस है ना। शिमेशिया की सेमिटिक लिपियों से प्रेरित मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये इंडस स्क्रिप्ट का ही एक विकसित रूप है। अगर ये सच है तो ये सिंधु घाटी और बाद की सभ्यताओं के बीच एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक हो सकती है। और इसके सबसे फेमस उदाहरण तो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, रॉक कट एरिक्ट्स। बिल्कुल। सोचकर ही कमाल लगता है कि एक सम्राट पूरे देश में पहाड़ों और खंभों पर अपने संदेश खुदवा रहा था। ये तो उस जमाने के ऑफिशियल गवर्नमेंट होर्डिंग्स या पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हो गए। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए आज की कोई बड़ी सरकारी योजना संसद में पास होने के बजाय इंडिया गेट पर एक विशाल पत्थर पे खोद के लिख दी जाए। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि उन संदेशों को 1837 तक कोई पढ़ नहीं पाया था। वो बस पत्थर पे की गई कोई पुरानी नक्काशी माने जाते थे। क्या बात कर रही हैं? जी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इसे डिसाइफर किया। उस एक ब्रेक थ्रू ने भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय हमारे लिए खोल दिया। उससे पहले अशोक पुराणों और बौद्ध कहानियों में सिर्फ एक राजा का नाम था। प्रिंसेप के काम के बाद हमें उनके धम्म, उनके प्रशासन और उनके साम्राज्य की विशालता का असली अंदाजा हुआ। ये तो कमाल है। मतलब प्रिंसिप से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि उन पत्थरों पे क्या लिखा है। नहीं, वो उन्हें बस कोई पुरानी सजावट समझते होंगे। जाहिर है उस खोज ने बहुत बड़ा बदलाव लाया होगा। कल्पना कीजिए प्रिंसिप के उस यूरेका मोमेंट की। हाँ, सालों की मेहनत के बाद अचानक पत्थर पर लिखे अक्षर बोलने लगते हैं और एक खोया हुआ सम्राट और उसका पूरा साम्राज्य इतिहास में फिर से जिंदा हो जाता है। इन स्रोतों में एक शब्द है अबुगीदा, जो ब्राह्मी के बारे में बताया गया है। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? ये बहुत ही इंजीनियस सिस्टम है। अबुजीदा का मतलब है कि हर अक्षर एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को रिप्रेजेंट करता है और वाउल यानी स्वर के लिए उस पे मात्राएं लगाई जाती हैं। अच्छा, जैसे देवनागरी में होता है। बिल्कुल, जैसे देवनागरी में क एक व्यंजन है, ये अपने आप में क की ध्वनि है। लेकिन अगर आपको का लिखना है तो आप आ की मात्रा लगाते हैं, की लिखना है तो ई की मात्रा। समझ गया। आपको क और आ के लिए दो अलग अलग पूरे अक्षर नहीं लिखने पड़ते। ये लिखने का बहुत ही एफिशिएंट तरीका है और यही सिस्टम आज भी हमारी ज्यादातर भारतीय लिपियों का आधार है। ठीक है, तो अशोक के बाद गुप्त साम्राज्य के दौरान गुप्त लिपि का उदय हुआ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गुप्त काल की देन है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से संस्कृत लिखने के लिए होता था। और ये ब्राह्मी के विकास का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था। गुप्त लिपि ब्राह्मी से ही निकली और इसी से आगे चलकर नागरी, शारदा और सिद्धम जैसी लिपियां विकसित हुईं। तो ये एक फैमिली ट्री जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। अगर ब्राह्मी इस परिवार की दादी है तो गुप्त लिपि माँ की तरह है, जिससे आज की बहुत सी उत्तर भारतीय लिपियां निकली हैं। तो ब्राह्मी से गुप्त और फिर गुप्त से देवनागरी, पंजाबी के लिए गुरुमुखी, बंगाली असमिया और यहाँ तक कि तिब्बती लिपि भी। जी हाँ, ये तो एक सिंगल सोर्स से निकली हुई कल्चरल रिवर्स की तरह है। सब एक ही जगह से शुरू हुई और अलग-अलग दिशाओं में बहकर अपने-अपने इलाके के हिसाब से ढल गईं। आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है। और ये नदियां सिर्फ अक्षर नहीं बहा रही थीं, इनके साथ साथ धर्म, शासन करने के तरीके, विज्ञान, साहित्य, सब कुछ सफर कर रहा था। जब तिब्बत ने ब्राह्मी पर आधारित लिपि अपनाई तो वो सिर्फ लिखना नहीं सीख रहे थे, बल्कि वे बौद्ध धर्म के विशाल साहित्य के लिए दरवाजा खोल रहे थे, जो भारत से वहां पहुंचा था। तो एक लिपि का फैलना दरअसल एक पूरे कल्चर का फैलना होता है। सही बात है। अब एक और दिलचस्प लिपि की बात करते हैं, जो ब्राह्मी की बहन जैसी है, पर उसका चलन थोड़ा अलग था, खरोष्ठी। खरोष्ठी, हाँ। स्रोतों के मुताबिक ये प्राचीन गांधार यानी आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में इस्तेमाल होती थी। जी, इसका समय 3री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी तक का है और इसे भी जेम्स प्रिंसेप ने ही डिसाइफर किया था ब्राह्मी के साथ साथ। ये गांधारी प्राकृत और संस्कृत लिखने के काम आती थी। तो ये पूरे भारत में नहीं फैली? नहीं, खरोष्ठी ज्यादातर उत्तर पश्चिम तक ही सीमित रही। ये उस इलाके की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा थी जो भारत, मध्य एशिया और ईरान के संगम पर था। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जो इन दस्तावेजों में लिखी है वो ये है कि ये ज्यादातर राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, अरबी और उर्दू की तरह। हाँ, पर कभी-कभी लेफ्ट टू राइट भी। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा क्यों? इसका सबसे संभावित कारण उस इलाके पर पड़ा भारी प्रभाव है। एरामाइक जैसी लिपियां जो मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अच्छा। और गांधार पर
पर्शियन और ग्रीक प्रभाव बहुत गहरा था, तो बहुत संभव है कि लिखने की ये आदत वहीं से आई हो। ये दिखाता है कि वो इलाका संस्कृतियों का कैसा मेल्टिंग पॉट था। और इसमें एक और अनोखी बात का जिक्र है अंकों के लिए रोमन न्यूमरल्स जैसे आई और एक्स जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल। हाँ, ये भी बहुत अनोखा है। ये तो कल्चरल क्रॉसरोड्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, अंकों का सिस्टम भी भाषा की तरह ही विकसित होता है और अक्सर आसपास की सभ्यताओं से लेन देन करता है। खरोष्ठी के अंक इस बात का सबूत है कि गांधार क्षेत्र सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि मध्य एशियाई और शायद कुछ हद तक यूरोपीय सभ्यताओं के संपर्क में भी था। अब तक हम उत्तर और उत्तर पश्चिम की बात कर रहे थे, लेकिन दक्षिण में भी अपनी एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। स्रोत में 2 लिपियों का जिक्र है, वट्टिलुत्तु और कदम्ब। वट्टिलुत्तु और कदम्ब, ये लिपियां दक्षिण भारत की अपनी अलग पहचान को दर्शाती हैं। वट्टिलुत्तु के बारे में बताइए। वट्टिलुत्तु लिपि तमिल ब्राह्मी से विकसित हुई। ये उन 3 मुख्य लेखन प्रणालियों में से एक थी जिसे प्राचीन तमिल लोगों ने विकसित किया था। इसका इस्तेमाल सिर्फ कविता या साहित्य के लिए नहीं बल्कि कॉपर प्लेट्स पर लिखे ग्रैंड डॉक्यूमेंट्स में भी मिलता था। मतलब लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। बिल्कुल, जमीन के दान या किसी शाही फरमान को रिकॉर्ड करने के लिए। ये दिखाता है कि उस समय एक व्यवस्थित सिस्टम था जिसके लिए एक मजबूत लिपि की जरूरत थी। और कदम्ब लिपि के बारे में कहा गया है कि ये कन्नड़ भाषा लिखने के लिए एक डेडिकेटेड स्क्रिप्ट के जन्म का प्रतीक है। ये तो एक बहुत मजबूत रीजनल आइडेंटिटी का स्टेटमेंट है। सही कहा आपने। हमारी भाषा, हमारी अपनी लिपि। तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे पहले कन्नड़ लिखने के लिए कोई स्टैंडर्ड लिपि नहीं थी? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इससे पहले उस क्षेत्र में ब्राह्मी की ही दक्षिणी रूप का इस्तेमाल होता था, लेकिन 4वीं से 6वीं शताब्दी में जब कदम्ब राजवंश सत्ता में आया तो उन्होंने कन्नड़ भाषा की अपनी जरूरतों के हिसाब से एक नई, ज्यादा उपयुक्त लिपि को बढ़ावा दिया। अच्छा, ये अपनी पहचान को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कदम था। ये कहने जैसा था कि हम सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति नहीं है, हमारी अपनी एक सांस्कृतिक और भाषाई पहचान भी है। और यही लिपि आगे चलकर आज की कन्नड़ और तेलुगु लिपियों की पूर्वज बनी। स्रोत में कदम्ब राजा के सिक्कों पर इस लिपि के उदाहरण का भी जिक्र है। जब कोई राजा अपनी लिपि को सिक्कों पर डालता है तो इसका क्या मतलब होता है? ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देता होगा। बिल्कुल, ये सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का ऐलान है। अपनी भाषा और अपनी लिपि को अपनी करेंसी पर छापना ये ऐलान करने जैसा है कि ये लिपि और ये भाषा हमारे राज्य की आधिकारिक पहचान है। सही है, जैसे आजाद भारत ने अपने सिक्कों और नोटों पर अशोक स्तंभ और देवनागरी लिपि को अपनाया। सही बात है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे इंडस की रहस्यमयी लिखावट से लेकर ब्राह्मी जैसी मात्र लिपि तक, और फिर गुप्त, खरोष्टी और दक्षिण की वट्टिलुत्तु और कदम्ब लिपियों तक भारत में लिखने का सफर कितना विविध और समृद्ध रहा है। हर लिपि अपनी जगह की कहानी कह रही है। कहीं व्यापार का प्रभाव है, कहीं धर्म का, तो कहीं राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश। इसमें एक बात सोचने वाली है। बताइए। ये सभी लिपियां हाथ से बहुत मेहनत और कलाकारी के साथ पत्थर, धातु या पत्तों पर उकेरी जाती थी। हाँ, हर अक्षर एक क्राफ्ट था, एक कलाकृति। बिल्कुल। आज जब हम अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं, तो क्या हम उस लिखावट के पीछे की फिजिकल एफर्ट और कला को कहीं खोते जा रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्रंथ लिपि पर चर्चा करेंगे। आज हम भारत की कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण लिपियों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, दक्षिण की ग्रंथ लिपि से लेकर उत्तर में शारदा और उर्दू तक। और ये सिर्फ अक्षरों की कहानी नहीं है, ये हमारे इतिहास, संस्कृति, हमारी पहचान की कहानी है जो इन लिपियों में छुपी है। सही कहा। तो शुरू करें? हाँ, चलिए ग्रंथ लिपि से ही शुरू करते हैं। इसका नाम सुनने में ही बहुत प्राचीन और भव्य लगता है। हाँ, है भी। तो ये कहाँ और कब इस्तेमाल होती थी? देखिए, ग्रंथ लिपि का इस्तेमाल 6वीं से 20वीं सदी के बीच, एक बहुत लंबे अरसे तक दक्षिण भारत में हुआ। अच्छा। खासकर तमिलनाडु और केरला में, और ये तमिल भाषी लोग इस्तेमाल करते थे। पर दिलचस्प बात तो ये है कि ये तमिल लिखने के लिए नहीं थी। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, यही इसका सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। वो इसे संस्कृत लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इवन ये तो बड़ा अजीब है। आपकी रोज की भाषा तमिल है, आप सोचते तमिल में हैं, पर जब वेद शास्त्र लिखना हो तो एक पूरी अलग लिपि। हाँ, ऐसा ही था। ये तो वैसे ही हो गया जैसे हम आज व्हाट्सएप पर लिखते तो हिंदी है पर लिपि रोमन इस्तेमाल करते हैं। क्या कर रहे हो? आपने एकदम सही नस पकड़ी है।
ये स्टेटस और जरूरत दोनों का मामला था। अच्छा। तमिल लिपि में न संस्कृत की सभी ध्वनियों को, खासकर जो महाप्राण ध्वनियां हैं जैसे ख, घ, भ, उनको लिखने के लिए सटीक अक्षर नहीं थे। समझ गया। तो एक नई लिपि जो ब्राह्मी से ही निकली थी, उसे इस काम के लिए अपनाया गया। और क्योंकि इसमें ग्रंथ लिखे जाते थे तो नाम पड़ गया ग्रंथ लिपि। वाह। संस्कृत के अलावा एक और भाषा थी मणि प्रावलम, जो संस्कृत और तमिल का एक तरह से मिक्सचर थी। उसे लिखने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता था। तो ये एक स्पेशलिस्ट स्क्रिप्ट थी, मतलब पंडितों की लिपि कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। क्या आज इसका कोई वजूद है या ये सिर्फ म्यूजियम की चीज बनकर रह गई है? नहीं, ये पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अरे वाह। आज भी तमिलनाडु और केरल की पारंपरिक वैदिक पाठशालाओं में, जहां वेदों का पाठ उसी पुरानी शैली में होता है, वहां इसका सीमित उपयोग होता है। मतलब ये अपनी एक खास जगह पर आज भी जिंदा है। हाँ, ये रोजमर्रा की लिपि नहीं है, बल्कि एक धरोहर है, एक रिचुअल का हिस्सा है। जैसे हमारे घरों में कुछ पुराने पीतल के बर्तन होते हैं जो रोज इस्तेमाल नहीं होते, पर पूजा या खास मौकों पर जरूर निकलते हैं। बिल्कुल वैसा ही। और एक और फैसिनेटिंग बात यह है कि इसका प्रभाव बहुत गहरा है। वो कैसे? आज हम जो मलयालम लिपि देखते हैं, वो सीधे ग्रंथ लिपि से ही निकली है। सच में? हाँ, अगर आप पुरानी ग्रंथ और आज की मलयालम को साथ रखकर देखेंगे तो आपको पारिवारिक समानता साफ दिखेगी। यहाँ तक कि तिगलारी और श्रीलंका की सिंघली लिपि पर भी इसका असर है। वाह। मतलब ये एक कैसे मदर स्क्रिप्ट हुई कई लिपियों के लिए। जैसे एक परिवार की शक्लें अगली पीढ़ियों में दिखती हैं, वैसे ही ग्रंथ लिपि की झलक मलयालम और सिंगली में दिखती है। बिल्कुल। चलिए अब दक्षिण से सीधे उत्तर की ओर चलते हैं, कश्मीर की तरफ। यहाँ हमें मिलती है शारदा लिपि। शारदा लिपि, ये भी ब्राह्मी परिवार का ही एक आबुगीडा लेखन प्रणाली है, जो लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई। और इसका उपयोग संस्कृत और कश्मीरी भाषा लिखने के लिए किया जाता था। आपने कहा किया जाता था, मतलब अब इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है? हाँ, पहले इसका उपयोग काफी व्यापक था, पंजाब और हिमाचल तक, लेकिन बाद में ये सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित हो गया। और अब आज की तारीख में इसका उपयोग बहुत ही दुर्लभ है, सिवाय कश्मीरी पंडित समुदाय के, जो इसे अपने कुछ धार्मिक समारोहों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर थोड़ा दुख भी होता है। एक पूरी लिपि जो एक समय पर खूब चलती थी, अब बस कुछ खास मौकों के लिए सिमट कर रह गई है। सही बात है। ये कल्चरल हेरिटेज को बचाने की एक जीती जागती मिसाल है। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि कैसे समय के साथ भाषाओं और लिपियों का दायरा बदलता है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं होता, खासकर उस समुदाय के लिए जिसकी पहचान इससे जुड़ी है। और शारदा लिपि से ही एक और बहुत जानी पहचानी लिपि का जन्म हुआ, गुरमुखी। सही कहा, गुरमुखी लिपि शारदा से ही विकसित हुई है। पर इसे वो पहचान कैसे मिली जो आज है? इसे 16वीं शताब्दी में गुरु अंगद देव जी ने मानकीकृत किया, मतलब स्टैंडर्डाइज किया। अच्छा, तो ये कॉन्शियस एफर्ट था। हाँ, उन्होंने इसे पंजाबी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए एकदम सटीक बना दिया। और इसका महत्व तो हम सब जानते हैं, पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब इसी लिपि में लिखा गया है। हाँ, और यही बात इसे सिखों के लिए बेहद पवित्र बनाती है। तो ये सिर्फ एक लिपि नहीं, आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। और ये पंजाबी भाषा लिखने के लिए सबसे आम लिपि है, जिसे सिख और हिंदू दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक लिपि के मानकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे गुरु ने एक लिपि को एक रूप दिया और वो आज करोड़ों लोगों की आस्था और रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गई। सही। ठीक है, अब आते हैं उस लिपि पर जिसे शायद हमारे ज्यादातर श्रोता पढ़ और लिख सकते हैं। जी। देवनागरी। ये तो सुपरस्टार स्क्रिप्ट है। हाँ, आप कह सकते हैं। देवनागरी भी एक आबुगीड़ा वर्णमाला है जो भारत और नेपाल में इस्तेमाल होती है। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। इसका फैलाव कितना ज्यादा है, कभी कभी हम सोचते भी नहीं। हिंदी, मराठी, नेपाली और कितनी भाषाएं। आपको अंदाजा है 120 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां देवनागरी में लिखी जाती हैं। 120? हाँ, इनमें हिंदी, मराठी, नेपाली के अलावा पाली, कोंकणी, बोडो, सिंधी और मैथिली जैसी कई प्रमुख भाषाएं शामिल हैं। कमाल है। ये इसे दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लेखन प्रणालियों में से एक बनाती है। मतलब आप ट्रेन से दिल्ली से मुंबई और फिर काठमांडू चले जाइए, आपको साइन बोर्ड पर लिपि एक जैसी ही दिखेगी, भले ही भाषा अलग हो। ये एक तरह से कल्चरल ग्लू का काम करती है ना? बिल्कुल। और ये भी मत भूलिए कि क्लासिकल संस्कृत ग्रंथ भी देवनागरी में ही लिखे जाते हैं,
जो इसे हमारे प्राचीन ज्ञान से सीधे जोड़ता है। अच्छा, आपने मराठी का जिक्र किया। आज तो मराठी देवनागरी में ही लिखी जाती है, पर मैंने सुना है कि पहले ऐसा नहीं था। यहीं पे एंट्री होती है मोडी लिपि की। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। 20वीं सदी तक मोडी लिपि ही मराठी लिखने की आधिकारिक लिपि हुआ करती थी। अच्छा। बाद में देवनागरी के बालबोध स्टाइल को मराठी के लिए मानक लेखन प्रणाली के रूप में बढ़ावा दिया गया। तो मोडी को देवनागरी ने रिप्लेस कर दिया। हाँ, पर क्यों? अगर वो इतनी अच्छी थी तो उसे हटाया क्यों? मोडी एक कर्सिव स्क्रिप्ट थी, मतलब इसे बिना हाथ उठाए तेजी से लिखा जा सकता था। दफ्तर के काम के लिए जहां फटाफट लिखना होता था, ये बहुत एफिशिएंट थी। तो फिर तो और अच्छा था। हाँ, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद चीजें बदली। मोडी के जुड़े हुए अक्षरों के लिए टाइप बनाना मुश्किल था। अच्छा, ये टेक्निकल रीजन था। हाँ, जबकि देवनागरी के अक्षर अलग-अलग होने के कारण प्रिंटिंग के लिए बहुत सुविधाजनक थे और धीरे धीरे एक स्टैंडर्डाइजेशन की सोच हावी हो गई। लेकिन मोडी के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात तो कुछ और है ना? हाँ, और यही सबसे दिलचस्प बात पर है। ये सिर्फ मराठी के लिए नहीं थी। बिल्कुल। मोडी का इस्तेमाल मुख्य रूप से मराठी के लिए होता था, लेकिन इसमें उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी और यहाँ तक कि तमिल जैसी भाषाएं भी लिखी जाती थी। एक मिनट, तमिल भी मोडी लिपि में? जी हाँ, तमिल भी। ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई तमिल लिखने के लिए देवनागरी का इस्तेमाल करेगा। ये उस समय के मल्टीलिंगुअल और मल्टी स्क्रिप्चरल माहौल को दिखाता है। उस जमाने में लोग आज की तरह रिजिड नहीं थे कि एक भाषा मतलब एक ही लिपि। सही बात है। ये प्रैक्टिकलिटी थी। भाषा भाव पहुंचाने का जरिया थी, लिपि उसे दर्ज करने का टूल। जी। टूल कोई भी हो, काम होना चाहिए। तो मोडी से देवनागरी में बदलाव मानकीकरण का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां प्रशासनिक सुविधा के लिए एक लिपि को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं एक ऐसी लिपि की जिसकी लिखावट और खूबसूरती एकदम अलग है, उर्दू लिपि। उर्दू वर्णमाला दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह फारसी लिपि का एक संशोधित रूप है जो खुद अरबी लिपि से निकली है। इसकी जड़ें 13वीं शताब्दी में मिलती हैं। और इसकी लिखावट में जो एक फ्लो है, एक नजाकत है, वो तो कमाल की है। हाँ, क्योंकि इसका विकास पर्शो अरेबिक लिपि की नस्तालिक शैली से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, जो अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए जानी जाती है। मतलब ये सिर्फ लिखने का तरीका नहीं, एक आर्ट फॉर्म भी है। बिल्कुल। और इसका प्रभाव भी काफी व्यापक है। इसके विस्तारित रूप को शाहमुखी लिपि कहा जाता है, जिसका उपयोग उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य इंडो आर्यन भाषाओं जैसे पंजाबी और सराइकी को लिखने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, तो पंजाबी शाहमुखी में भी लिखी जाती है? हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही भाषा पंजाबी सरहद के दो तरफ दो अलग-अलग लिपियों में लिखी जाती है। अरे हाँ, भारत में गुरमुखी में और पाकिस्तान में शाहमुखी में। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग पॉइंट है। भाषा एक, लेकिन लिपियां दो, जो दो अलग-अलग कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल जर्नीज को दिखाती हैं। जी हाँ, एक लिपि का चुनाव सिर्फ एक भाषाई चुनाव नहीं होता, वो एक सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनाव भी होता है। तो हमने देखा कि भारतीय लिपियों का सफर कितना विविध और दिलचस्प रहा है। समय के साथ बहुत बदलाव हुए हैं। हाँ, और इन बदलावों के पीछे कई कारण रहे, जैसे भारत से बौद्ध धर्म के प्रसार ने श्रीलंका, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों को भी प्रभावित किया। और भारत में इस्लाम के आगमन में भी हमारी लेखन परंपरा को बदला, जैसा हमने उर्दू लिपि के मामले में देखा। और अब हम एक नए दौर में हैं। आज वैश्वीकरण का युग है, जहां अंग्रेजी लिंग्वा फ्रैंका बन गई है। ऐसे में ये देखना बाकी है कि हमारे देश की भाषाएं और लिपियां कैसे जीवित रहती हैं और कैसे विकसित होती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाला सवाल है कि टेक्नोलॉजी और इंग्लिश के इस दौर में इन ऐतिहासिक लिपियों का भविष्य क्या होगा। सही कहा। क्या ये भी किसी नई टेक्नोलॉजी के सामने वैसे ही पीछे हट जाएंगी जैसे मोडी प्रिंटिंग प्रेस के सामने हट गई थी? ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर 11 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी ही और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।